spaces aren't just about aesthetics. They are also about the energies that influences our decisions, emotions, and success. Welcome to the 7th episode of Table Talks with SGT. I'm your host Anmol Agrawal, and today we have a very special guest with us who is a qualified civil engineer who has studied and worked hard for 3 decades to unlock the secrets of land genetics. Land genetics is a powerful blend of geology, physiology, psychology, and neuroarchitecture. Please let's welcome Mr. Deepak Shankar Agrawal. Hello. Hello Deepak ji, welcome to our show. Thank you. So Deepak जी प्लीज बताइए आप हमें ये लैंड जेनेटिक्स होता क्या है? पहले आपको जेनेटिक्स समझना पड़ेगा. व्हाट इज जेनेटिक्स? अभी तक वर्ल्ड में जेनेटिक्स की जो स्टडी होती है वो ह्यूमन जेनेटिक्स के लिए होती है, लाइफ जेनेटिक्स के लिए होती है. तो वो प्लांट्स पे, एनिमल्स पे या ह्यूमन पे होती है. लेकिन यदि आप देखें कि लाइफ हमारी सिर्फ ह्यूमन जेनेटिक्स पे स्टडी या लाइफ पे स्टडी करने से हमारी लाइफ पूरी कंट्रोल नहीं होती. इसको बेस्ट में आप देखें तो अभी कोविड आया था, तब ऑक्सीजन नहीं मिली और लोग मर गए. तो लाइफ हमारी जो है ह्यूमन जेनेटिक्स, कॉस्मोस और अर्थ, ये पूरे सबका कॉम्बिनेशन मिला के तब एक हमारी लाइफ बनती है. तो हमको यदि लाइफ को कंट्रोल करना है 360 डिग्री, तो लैंड जेनेटिक्स की भी हमको स्टडी करना पड़ेगा, जो ह्यूमन जेनेटिक्स से रिलेट करना पड़ेगा. जब दोनों मिलेंगी तब लैंड जेनेटिक्स का स्टडी होने के बाद ह्यूमन लाइफ में 360 डिग्री को हम कंट्रोल कर सकते हैं. अच्छा, एंड वास्तु एंड लैंड जेनेटिक्स में क्या डिफरेंस है? वास्तु इज अबव द लैंड, ओवर द लैंड. जब लैंड के ऊपर कोई स्ट्रक्चर आता है जिसको हम वास्तु बोलते हैं, जो हमारे हाथ में होता है. जब बैरन लैंड मिलती है तो उसको हम जैसे चाहे वैसे ओरिएंट कर सकते हैं, जिस तरीके से चाहे प्लेसमेंट कर सकते हैं. लेकिन ये बेबी है, जो बिल्डिंग है, जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये बेबी है. इनकी मदर जो है वो अर्थ है, जिसके अंदर से स्ट्रक्चर्स निकलते हैं. अदर हम लोग अर्थ को कंट्रोल नहीं कर सकते. अर्थ जैसी जहां बनी हुई है, जो अंडुलेशंस हैं, जहां रिवर है, जहां पॉन्ड है, जहां नाले, वो एज इट इज रहने वाले. तो उस अर्थ का क्या बिहेवियर है, वो बिहेवियर जब तक हम नहीं समझेंगे, उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर निकालेंगे, वो स्ट्रक्चर, जैसे आप इसको एग्जांपल के तौर पे देखें तो यदि मदर अच्छा नहीं रहेगा तो बेबी बहुत हेल्दी नहीं निकलेगा. जितना भी उसको हॉर्लिक्स दीजिए, बूस्ट दीजिए, सब उसको आप उसकी एनाटॉमी सेट करिए, लेकिन कभी भी जब मदर अच्छी होगी तभी स्ट्रक्चर अच्छा निकलेगा. तो वास्तु और लैंड दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. जब दोनों मिलेंगे तो कंप्लीट आप किसी की 360 डिग्री लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं. सो ट्रू. कोई ऐसे 3 टिप्स जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, जो उन्हें लैंड डिसाइड या लैंड परचेस करते टाइम हमेशा माइंड में रखनी चाहिए? जो आप बेसिक लैंड परचेसिंग का, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए खरीदने वाले हो या कोई कमर्शियल बिल्डिंग के लिए ले रहे हो, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ले रहे हो या इंडिविजुअल घर के लिए ले रहे हो, सबसे पहला देखना चाहिए कि उस लैंड का इंक्लिनेशन, ढलान, झुकाव, वो किस तरफ होना चाहिए. वो हमेशा नॉर्थ की तरफ होना चाहिए या ईस्ट की तरफ होना चाहिए यदि झुकाव है तो. अदरवाइज लैंड फ्लैट होना चाहिए. ये पहला है. और दूसरा, जो लैंड है, यदि बड़ा लैंड है जिसमें ओरिएंटेशन का प्रॉब्लम नहीं है तो बड़ा लैंड में तो कुछ दिक्कत नहीं होगा. यदि छोटा प्लॉट है या छोटे अपार्टमेंट्स हैं तो उसमें अलाइनमेंट चेक करना चाहिए. नॉर्थ साउथ एक्सिस पे होना चाहिए या ईस्ट वेस्ट एक्सिस पे. वो हमेशा 0-0 एक्सिस पे नहीं मिलेगा, बट अर्थ खुद 22.5 डिग्रीज, अर्थ जो है हमारी वो एकदम ऐसे एक्सिस पे नहीं है, वो थोड़ी डेविएटेड है. इसलिए 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन होता है. तो वो अर्थ की रोटेशन के हिसाब से यदि 22.5 डिग्री आइदर साइड में डेविएशन है तो वो परमिसिबल लिमिट के अंदर होता है. ओके. लैंड स्पीक्स, आपके जैसे ब्रांड का नाम है लैंड स्पीक्स, तो आप हमें बताइए, हाउ हैव यू कनेक्टेड टू द लैंड कि आप इतने कॉन्फिडेंटली ये बोल सकते हैं कि लैंड स्पीक्स? जमीन बोलती है. जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, ऐसे जमीन से आप बात कर सकते हैं. कैसे, और आप कैसे बात करते हैं? हर आदमी का एक बिहेवियर होता है. जैसे हर आदमी का अलग अलग बिहेवियर होता है, ऐसे पीस ऑफ लैंड का भी बिहेवियर अलग अलग होता है. हर पीस, इवन आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि हर टाउन का बिहेवियर अलग अलग होता है. जितने टाउन आप देखोगे, रायपुर आपका एक इंडस्ट्रियस टाउन है, लखनऊ कल्चरल टाउन है, कैलकाटा कल्चरल कैपिटल है, बॉम्बे फाइनेंशियल कैपिटल है, दिल्ली पॉलिटिकल कैपिटल है. तो ये कैसे बन गया? उन टाउन का बिहेवियर होता है.
तो वहां यदि जो दिल्ली से आएंगे, जो डेलाइट्स मिलेंगे आपको, वो देखिए, वो उनकी बातों में आपको समझ में आएगा कि पॉलिटिक्स इनके रगों में बसी हुई है। जो बॉम्बे वाले आएंगे उनमें समझ में आएगा कि पैसा इनकी रगों में बसा हुआ है। जो ईस्ट साइड से कलकत्ता से आएंगे वो आपको आर्टिस्टिक मिलेंगे, चाहे किसी भी फील्ड में वो आर्टिस्टिक लोग मिलेंगे। तो वो उस शहर का बिल्कुल ऐसे ही पीस ऑफ लैंड जिसमें हम घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, इंडस्ट्री, उसका बिहेवियर होता है। उस बिहेवियर को हमारे काम से सिंक करना चाहिए। वो जब सिंक करेगा तो कोई भी दुनिया का कारण नहीं कि आपकी कोई इंडस्ट्री, कोई घर फेल हो या तकलीफ हो उसको। अगर आपके हिसाब से इतना ही एक मैप का रेलेवेंस है, तो फिर वर्ल्ड में कोई ऐसी कंट्री बताइए जिसका लैंड जेनेटिक्स सबसे बुरा है। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, सबसे बुरा तो नहीं बोल सकता मैं, जैसे मैक्सिको है, क्यूबा है, इवन श्रीलंका है, कि इन कंट्रीज में इनका जो जेनेटिकली जो लैंड को यदि हम देखें, उसकी चारों पेरीमीटर्स को देखें, जो पैरामीटर्स चेक करते हैं, उनमें इन कंट्रीज के डेवलपमेंट टफ है। इनमें मिस्चीवियस एक्टिविटीज ज्यादा रहने वाली। रीजन बीइंग क्योंकि उनकी जो लोकेशन है, जो उनके पैरामीटर्स हैं, जो उनके पेरीफेरी है, उसमें जिस तरीके से वाटर लॉगिंग होती है, जिस तरीके से उनमें हिल्स हैं या हिलॉक्स हैं, वो सब अपोजिट साइड में। तो जो ग्राउंड के अंदर फोर्सेस डेवलप होना चाहिए, वो नोटोरियस फोर्सेस डेवलप होते हैं। कोई भी आदमी दुनिया में नोटोरियस नहीं है, कोई भी आदमी दुनिया में बहुत ऑनेस्ट नहीं है। वो उसकी लैंड के फोर्सेस हैं जो उसको रिलीजियस बनाते हैं, जो उसको नोटोरियस बनाते हैं, जो उसको ऑनेस्ट बनाते हैं। और वो लैंड, आप बहुत कम ऐसा होता है कि किसी फैमिली में 4 लोग बहुत रिलीजियस हैं या बहुत हम्बल हैं और एक आदमी बहुत वो निकल जाए कि वो एकदम इडियट होगा। पूरी फैमिली एक जैसी मिलेगी आपको कहीं भी। इवन यदि आप देखो तो चाइना के लोग, हम लोग देखें तो एक से दिखते हैं, जापान के लोग एक से दिखते हैं। वो उस जगह की जेनेटिक्स है कि हम लोग भी, इंडियंस भी बाहर वालों को एक जैसे दिखते हैं, कि उस जगह की जेनेटिक्स होती है कि जैपनीज सब शॉर्ट हाइट के, वहां लंबे लोग नहीं मिलते। तो लंबे क्यों नहीं हो सकते वहां पर लोग? लेकिन उस जगह की जेनेटिक्स है कि वो जो ट्रांसमिट करती है वो फिर उस हाइट के निकलते हैं। वो सुपर इंटेलिजेंट क्यों है? वही इंटेलिजेंस हमारे यहाँ क्यों नहीं है? हर जगह की एक एक जेनेटिक्स है। इसको यदि हम अभी थोड़ा एलाबोरेट करेंगे ना, तो आपको एक एक टाउन का, एक एक जगह का, इवन आप एक एक हाउस के बारे में बता सकते हैं कि वहां के लोग कैसे होंगे। लेकिन एक घर में भी तो 2 अलग प्रकार के लोग रहते हैं। एक घर में एक पेरेंट के 4 बेटे, 6 बेटे, 2 बेटे, तो वो एक हाउस होता है जिसमें चारों तरफ रूम्स बने हुए हैं। उन रूम्स की प्लेसमेंट होती है। यदि हम उसको डायरेक्शन वाइज देखें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट 4 मेन डायरेक्शंस हैं। उन डायरेक्शंस में सबके रूम्स होते हैं। किसी का रूम होता है नॉर्थ वेस्ट में, किसी का साउथ वेस्ट में होता है, किसी का साउथ ईस्ट में होता है, किसी का नॉर्थ। एक ही किचन में खाना बनता है और बायोलॉजिकली एक ही पेरेंट से वो बच्चे बाहर आए थे, तो उनका कोई बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं होता। तो आप देखिए उनमें रिजेम्बलेंस होता है हैबिट्स में, लुक्स में, कई चीजों में, लेकिन उनका करियर अलग अलग होता है, उनकी लाइफ एकदम ऑल टुगेदर अलग होती है। क्योंकि उनके घर में जो आंगन है वो किसी के साउथ वेस्ट में होता है, किसी के नॉर्थ ईस्ट में होता है। उनके घर के आसपास जो विसिनिटी है, वो हर रूम के रिलेटिव पोजिशन अलग अलग होती है। और वास्तु बोलिए या लैंड एस्पेक्ट, इट इज ऑल अबाउट द रिलेटिविटी, कि उसकी रिलेटिव पोजिशन कैसी है। जैसे आप बोलते हैं ना, हम लोग बात करते हैं कि वो गरीब है या अमीर है, आप किसी को गरीब नहीं बोल सकते, किसी को अमीर नहीं बोल सकते, वो रिलेटिव टर्म है। वो किससे गरीब है और किससे अमीर है, बिल्कुल ऐसे ये रिलेटिव होता है। तो प्लीज टेल मी अ कंट्री इन द वर्ल्ड जिसका लैंड जेनेटिक्स सबसे स्ट्रांग है। चाइना, अनडाउटेडली। कोई भी मैग्नेट हैंग करेंगे ना तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ हैंग करेगा, क्योंकि अर्थ में इटसेल्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल बने हुए हैं, तो वो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ हैंग करेगा। अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट होती है प्रिसाइजली, आप देखो 24 आवर्स में वो घूम के अपनी जगह पे आती। कभी ऐसा नहीं होता कि वो 25 घंटे में आए, 23 घंटे में आए। वो जब सन के चारों तरफ घूमती है तो प्रिसाइजली 365 डेज में घूम के आती, पूरा 1 साल होता है। कभी वो 390 डेज में, 340 डेज में नहीं होता है वो। तो कौन सा कंप्यूटर या कौन उसका ऑपरेटर है जो इसको इतना प्रिसाइजली घुमा रहा है या वो उसके रोटेट करा रहा है इतना प्रिसाइजली? तो वो जब जिस तरीके से घूमती हैं तो उनके कारण जो प्लॉट, जिस अर्थ के अंदर हम लोग रहते हैं, ऐसे पता नहीं कितनी गैलेक्सीज हैं, कितनी अर्थ होंगी, हमको कुछ नहीं पता अभी इन्फिनाइट में। लेकिन जिसमें हम रहते हैं उसके बारे में हम बोल सकते, हो सकता है हमारी जैसी सिविलाइजेशन और भी बहुत हो जो हमको पता नहीं है। लेकिन हमको जो सिविलाइजेशन पता है इस अर्थ में जो है हम लोग, कि कोई भी प्लॉट में
जब पोटेंशियलिटी बढ़ाना है हमको, तो जो नेचुरल फोर्सेस का फ्लो होता है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है हमेशा, क्योंकि अर्थ की मूवमेंट ईस्ट टू वेस्ट है, उसका जो रोटेशन है वो ईस्ट टू वेस्ट है। तो कोई भी फोर्सेस का, मैग्नेटिक फोर्सेस का फ्लो, और एक और फिजिक्स का फिनोमेना है कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस कैन बी कन्वर्ट इनटू मैग्नेटिक फोर्सेस एंड मैग्नेटिक फोर्सेस कैन बी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। तो जो मैग्नेटिक फोर्सेस का जो कन्वर्जन होता है, वो डेवलपमेंट होता है, वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होता है। और जब नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से इनफ्लो होता है किसी भी चीज को, जब मेरे घर में नेचुरल वे में कोई चीज, सपोज पैसा आ रहा है, यदि मैं और मेहनत करूं और इंडस्ट्री लगाऊं और काम करूं तो ज्यादा पैसा आएगा। नॉर्थ ईस्ट में मैं जितनी पोटेंशियलिटी बढ़ाऊंगा उतना पैसा उतना फोर्सेस बढ़ते जाएंगे, घर में इनफ्लो उतना बढ़ते जाएगा। तो हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कितने फोर्सेस हम उनका फोर्सेस का इनकमिंग बढ़ा सकते हैं। घर के अंदर आएंगे, लेकिन यदि आउटफ्लो खुला रहेगा तो वो उससे पास होते चले जाएंगे। तो साउथ वेस्ट में कहीं हमको ब्लॉकेट डालना पड़ेगा जिससे वो फोर्सेस ब्लॉक हो जाए। तो इन फोर्सेस का जो पोटेंशियलिटी है, इनको नॉर्थ ईस्ट में बढ़ाना है और साउथ वेस्ट में ब्लॉक करना है। जब ये फोर्सेस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली किसी भी प्लॉट को हम डिसाइड कर सकते हैं प्लॉट कैसा रहने वाला है। वेरी नाइस। प्लीज टेल मी, क्या इज देयर अ सेलिब्रिटी जिसके आप घर के वास्तु को इम्प्रूव करना चाहेंगे? अनडाउटेडली अमिताभ बच्चन। व्हाई? जो अमिताभ बच्चन को जैसा सुनते हैं हम लोग कि हेल्थ के बहुत इश्यूज रहते हैं, तो आप एक बात देखो, यदि आपको बहुत सारी मेडिसिन खाना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि हेल्थ डेली डिटोरिएट होती है, डेली आप उसको कंट्रोल करते हो, डेली डिटोरिएट होती है, डेली कंट्रोल करते हो। तो ये कैसे हो गया कि एक हमारी हेल्थ के साथ होता है कि जब भी हेल्थ डिटोरिएट होती है मेडिसिन लेते हैं, फिर डिटोरिएट होती है मेडिसिन 2 mg 5 mg 10 mg उसका पावर बढ़ता जाता है। यदि हमारा हेल्थ का डिटोरिएशन रुकेगा तो ऑटोमेटिकली मेडिसिन लेना कम हो जाएगा, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं दवाई लगना शुरू हो गई। मुझे पता है उनका घर कहाँ पर है, जुहू में। वो कहाँ रहते हैं, जिस जगह में वो रहते हैं उस जगह में हेल्थ के फोर्सेस, क्योंकि लैंड जेनेटिक्स जो होता है वो खाली उस घर का नहीं होता है, जिस घर उस एरिया का होता है, उस टाउन का होता है। तो वहां मुझे पता है कि वहां क्या नेगेटिविटी है। वो नेगेटिविटी को यदि हम कंट्रोल कर दें तो मेडिसिन गारंटेड आदि हो जाएंगे। बट उस घर में अमिताभ के साथ जया जी भी तो रहती हैं, फिर ऐसा क्यों कि वो मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ अमिताभ जी को खानी पड़ रही है और जया जी को नहीं? हर आदमी का ना बॉडी रेजिस्टेंस होता है, अलग अलग बॉडी रेजिस्टेंस होता है। दूसरा एक चीज होती है, जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर एक चीज है जिसमें कंप्यूटर मदरबोर्ड के रूप में सॉफ्टवेयर डालते हैं हम उसमें, और वो दोनों जब सिंक करते हैं, यदि हार्डवेयर हमने कमजोर लिया और सॉफ्टवेयर स्ट्रांग डाल दिया तो हैंग हो जाता है कंप्यूटर, या यदि हमने हार्डवेयर स्ट्रांग ले लिया सॉफ्टवेयर कम डाला तो उसके रैम वेस्ट होते हैं। ऐसे ही हम लोगों की बॉडी में भी एक हार्डवेयर है जो हमारी बॉडी है, फिजिकल बॉडी, और हमारा जो मदरबोर्ड है, जो हमारा सेरिब्रल सिस्टम है, वो मदरबोर्ड है। तो ये जो है, जो उनके यहाँ के फोर्सेस मेरे को जो बाहर से समझ में आते हैं, वो दो काम करते हैं। एक तो हेल्थ डिटोरिएट करते हैं और एक टेम्परामेंट अनकंट्रोल करते हैं। तो वो एज के साथ किसको क्या इफेक्ट आएगा वो डिपेंड करता है। लेकिन यदि उसका ट्रीटमेंट मैं करके दूं तो उस घर में दो चीजें गारंटेड होंगी, एक तो टेम्परामेंट कंट्रोल होगा और एक हेल्थ इम्प्रोवाइज होगी। इससे कोऑर्डिनेशन, लिविंग स्टाइल्स, वो सब इम्प्रोवाइज होती ऑटोमेटिकली। देखिए मैं ना 30 साल से ज्यादा से इसका काम कर रहा हूँ, और मैंने पूरे वर्ल्ड में पता नहीं कितने कॉर्पोरेट्स का, छोटे लोगों का, बड़े लोगों का काम किया हूँ, जो हेल्थ से रिलेटेड है, कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, वेल्थ से रिलेटेड है। मैंने जो स्टडी किया और ये पाया कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो अबंडेंस की फाइटिंग में, और जो ईस्टर्न वर्ल्ड है वो सर्वाइवल की फाइटिंग में। तो हम लोगों का बेसिक फोकस होता है पैसा। जब भी पैसा कुछ गड़बड़ होगा तो हम पंडित जी के पास जाते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं, बहुत दुनिया में घूमते हैं। कुछ परेशानी होती है तो उनके पास जाते हैं, फैक्ट्री नहीं चलती है तो उन लोग से संपर्क करते हैं। और जैसे पैसा हो गया तो हम या सोसाइटी बोलने लगती है अरे ये दुनिया में सबसे अच्छे हैं। लैंड जेनेटिक्स या लैंड स्पीक्स को तब याद करते हैं जब कुछ इंडस्ट्री गड़बड़ हो जाती है, जब कुछ पैसा गड़बड़ हो जाता है। अदरवाइज लाइफ को इम्प्रोवाइज करने के लिए बहुत कम लोग याद करते हैं। और मेरा एक कहना है, मैं अब क्योंकि इतने सालों से पर्सनल लोगों को सर्विस देते देते अब पब्लिक में मैं बाहर निकला हूं, तो इसलिए निकला हूं कि ये एक पान ठेला लगाने वाले को, फुटपाथ पे सोने वाले को से लेके टॉप लेवल तक मोदी जी, ट्रम्प, सबके काम का है, क्योंकि लाइफ इम्प्रोवाइज करता है, हेल्थ को कंट्रोल करता है। मेरे को लगता है मेनली 3 चीज, हेल्थ,
कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन और वेल्थ, ये ठीक होता है तो बाकी चीजें तो हम लोग संभाल सकते हैं। तो ये 3 चीजों को ये 100% गारंटी से कंट्रोल करके रखता है। So when we talk about money and finance, अंबानी को पूरी दुनिया जानती है, and especially after the wedding, the mega wedding that they have done recently. What do you think about the land genetics of Ambani's house, the Antilia? मैं एक छोटी स्टोरी बोलना चाहता हूँ इसके लिए। महालक्ष्मी में एक कोई मेरे बिग टाइम क्लाइंट है, उन्होंने एक बार मेरे से बोले कि सर मुझे एक फ्लैट लेना है, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप फ्लैट चूज करने के पहले एरिया चूज कर दो कि कौन सा एरिया अच्छा है। मैं उस समय नया गया था बॉम्बे, तो उन्होंने एक एरिया में मेरे को घुमाया पूरा। उस एरिया में घूमते घूमते मैं एक बिल्डिंग के सामने रुका, तो मैंने बोला सर इसमें आप ब्रोकर लगा दो और वो जो बोले आपसे वो फ्लैट आप ले लो। तो उन्होंने मेरे से पूछा इमीडिएटली, आप इस जानते हो इस बिल्डिंग को? मैंने कहा मैं कभी नहीं आया, यदि आप यहाँ छोड़ दोगे तो मैं शायद इस भूलभुलैया से बाहर भी नहीं निकल सकूंगा। तो उन्होंने बताया कि ये बिल्डिंग है उषा किरण, और ये उषा किरण वो है कि जब धीरू भाई बॉम्बे आए तो पहला बॉम्बे धीरू भाई का स्टे उषा किरण में था और 20 साल इसमें रहे और वो यहीं से धीरू भाई बने। तो मैंने कहा सर फिर अब आपका क्वेश्चन होगा कि सब धीरू भाई क्यों नहीं बन गए? यदि एक धीरू भाई बना तो सब अंबानी बने। तो मैं एक गारंटी कर सकता हूँ कि सबके इंटीरियर्स के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से सब चेंज होगा कुछ ना कुछ। फिर जैसा आपने क्वेश्चन पूछा था कि एक ही घर में 4 भाई हैं तो अलग अलग लाइफ क्यों उनकी, वैसे अलग अलग फ्लैट में तो सबकी रिलेटिव पोजीशन सब चीजों से अलग अलग होगी, इसलिए लाइफ अलग अलग हो सकती है, लेकिन पैसे की कमी किसी घर नहीं होगी, गारंटी है। मतलब आपके हिसाब से जो उषा किरण बिल्डिंग में रह रहा है उस वहां पे किसी को भी पैसे की कमी नहीं होगी? पैसे की कमी किसी को नहीं होगी। बाकी किसी को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, किसी के घर में फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, किसी के यहाँ बच्चों की प्रॉब्लम हो सकती है, पैसे की प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी, ये गारंटी। सो एज पर द करंट लैंड जेनेटिक्स, क्या एंटिलिया में कोई प्रॉब्लम है? मेरे नॉलेज के हिसाब से एंटिलिया जहाँ बना है उसका नॉर्थ एकदम डाउन है, उसका वेस्ट एकदम डाउन है। तो नॉर्थ डाउन हमेशा जितना डाउन रहेगा वो उन फोर्सेस को, मैंने आपको पहले बताया कि नॉर्थ और ईस्ट से फोर्सेस की इनकमिंग होती है, वहां से इतने फोर्सेस आते हैं जो पैसे से रिलेटेड कोई भी डिसीजन परफेक्ट रहेंगे, उनके कमर्शियल डिसीजन हमेशा परफेक्ट रहेंगे। लेकिन जो वेस्ट डाउन है वो उनको हेल्थ के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, गुडविल के लिए, जो उनके कम्युनिकेशन से, उनके लिए कुछ ना कुछ फायर करता रहेगा। उसको जब तक कंपनसेट नहीं करेंगे, और हर चीज को कंपनसेट किया जा सकता है, ये जरूर है कि जो नेगेटिविटी है वो कुछ क्वांटम में कंट्रोल होगी, 100% होगी, 80% होगी, 90% होगी, लेकिन कंपनसेट किया जा सकता है। और उतना कंपनसेट करना भी, जब बिग हाउसेस होते हैं तो उनके लिए तो 1% मतलब बहुत बड़ा स्केल होता है, तो उनके लिए यदि कंपनसेट होगा तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में चेंज आ जाएगा। Okay, so now when we talk about politics, PM मोदी being the Prime Minister of India, क्या उनके लैंड जेनेटिक्स इतने सालों से जो उनको लाइफ में इतनी प्रोग्रेस मिल रही है, नेम फेम मिल रहा है, क्या उनके लैंड जेनेटिक्स इसमें उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और या उनकी डेस्टिनी या फेट? देखिए, डेस्टिनी या फेट बोलेंगे वही आपकी लैंड जेनेटिक्स डिसाइड करती है। जब डेस्टिनी अच्छी होगी ना, लैंड जेनेटिक्स तो मैं बात कर रहा हूँ अभी इंडिया में बहुत पॉपुलर हो रहा है, वास्तु पॉपुलर हो रहा है। वास्तु का भी वेस्टर्न वर्ल्ड जानता ही नहीं अच्छे से, कुछ जापान ने, सिंगापुर ने कॉपी करके ले गया है, वो लोग करते हैं, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड जानता नहीं। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में पैसे वाले लोग नहीं होंगे ऐसा नहीं, वहाँ की तो मनी इतनी वैल्यूटेड है, हमसे 10 टाइम्स पैसे वाले हैं, उनके पास पैसा बहुत है। डेस्टिनी सबके साथ है पूरे वर्ल्ड में, ट्रम्प जी के साथ भी डेस्टिनी है, मोदी जी के साथ भी, और एक हमारे यहाँ बहुत छोटा आदमी उसके साथ भी डेस्टिनी। डेस्टिनी जो होती है वो आपको ऑटोमेटिकली वो घर या वो ऑफिस या वो जगह दिलाती है, ऑटोमेटिकली जब आपके फेवर में होती है। जब नेगेटिव होती है तो आप इंटीरियर्स के कारण, चाहे डेवलपमेंट का, उसको नेगेटिव करते हो और डेस्टिनी नेगेटिव साइड में चली जाती है। पॉजिटिव साइड में जाना है तो ऑटोमेटिकली आप, खुद का घर छोटा हो रहा है तो बड़ा घर लेने के चक्कर में, किसी दुकान को बड़ी करने के लिए, कुछ करने के चक्कर में आपकी पॉजिटिव डेस्टिनी पॉजिटिव तो पॉजिटिव हाउस मिलता है, और वो आपके कर्म बनाते हैं। जब लोग ये बोलते हैं कि कर्म से ही सब कुछ होता है, मैं कहता हूँ बिना कर्म के कुछ हो नहीं सकता, लेकिन कर्म डिसाइड कौन करेगा कि ये लेजी रहेगा, ये कर्मशील रहेगा, ये पॉजिटिव वर्किंग करेगा, ये नहीं, इसको भी तो कोई डिसाइड करता होगा, इसको लैंड जेनेटिक्स डिसाइड करता है कि आपके कर्म कैसे होंगे। So true. That really makes sense. So tell us one thing,
कि पीएम मोदी, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि पीएम मोदी के जो कर्म रहे हैं अब तक, एंड ही हैज कंट्रीब्यूटेड सो मच टू इंडिया, ये उनके लैंड जेनेटिक्स डिसाइड कर रहे हैं? 100%। जब बर्थ हुआ होगा उनका, मेरे को तो कुछ नहीं मालूम उनके बारे में, लेकिन जहां बर्थ हुआ उस जगह को चेक कराया जाए। जहां विद्यासागर जी आचार्य जी का जन्म हुआ उस जगह को चेक कराया जाए। जहां महावीर, जिस क्षण में उन्होंने उस धरती पे कदम रखे उस जगह को चेक कराया जाए। इतने पावरफुल, इतनी स्ट्रॉन्ग लैंड जेनेटिक्स होगी कि उस दिन ही उनका डिसाइड हो गया कि ये देश में क्या करने वाले हैं, दुनिया में क्या करने वाले। बट उसके बाद उन्होंने अपनी इतनी लैंड्स चेंज भी तो की। वो सॉरी, यस प्लीज टेल अस। जब उनका जन्म हुआ उस दिन डिसाइड हो गया कि इनको क्या करना है, और डेस्टिनी ने बताई कि ये 10 साल की उम्र में क्या करेंगे, 20 में क्या करेंगे, 50 में क्या करेंगे, 100 में क्या करेंगे। अकॉर्डिंगली उनको ऑटोमेटिकली हाउसेस मिलते गए, उनको प्लेसेस मिलते गए, पोस्ट मिलते गए, और वो आगे बढ़ते चले। सो इफ पीएम मोदी in future ever has a fall, that will because of will that be because of the land? 100%। आप देखिए, मैं खाली आप मोदी जी की बात करते हैं क्योंकि आज मोदी जी का ऑरा चल रहा है, मोदी जी का एरा है, मोदी जी की बात होती है, लेकिन ये दुनिया बहुत लोगों से मिलके बनी। मोदी जी एक फेस है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मोदी जी के सामने इंडिया में भी और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। सोनिया गांधी, बहुत सारी पार्टीज हैं, जिसमें बड़ी पार्टी कांग्रेस है, जिसमें बड़ी पार्टी ममता जी हैं, जिसमें बड़ी पार्टी अखिलेश जी हैं, बहुत सारी ऐसी बड़ी पार्टी है। फिर छोटी रीजनल पार्टीज हैं जिसमें शरद यादव जी हैं, शरद पवार जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। साउथ की बहुत पार्टीज हैं कि आप ये देखिए, ऐसा नहीं होता कि जिसका सूरज उगा है वो बिल्कुल उग ही जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने देसी लैंग्वेज में कहावत बना ली कि सूरज उगा है तो अस्त भी होगा, अस्त है तो उगेगा भी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब जब किसी ने ऑफिस चेंज करा, जब लीडर जो होते हैं, अभी बीजेपी के लीडर हैं मोदी जी। देखिए, लीडर और पॉलिटिशियन दो चीज फर्क, अलग अलग चीजें हैं। लीडर अलग होता है, पॉलिटिशियन अलग होता है। मोदी जी लीडर है। लीडर ने जब जब चीज चेंज किया तो उसके फॉलोअर्स पूरे, उनकी डेस्टिनी चेंज हो जाती है, सबकी डेस्टिनी लिखा होता है। जब जब कांग्रेस के लीडर्स ने अपनी कोई जगह चेंज की, कांग्रेस की पूरी लीडरशिप चेंज होगी ऑटोमेटिकली। क्योंकि जब मैं किसी कंपनी का सीईओ हूं, किसी कंपनी का एमडी सीएमडी हूं, मैं जो ऑर्डर करता हूं वो 1 डिग्री डेविएट होता है, लेकिन एंड तक पहुंचते पहुंचते वो 259 डिग्री डेविएट हो जाता है। वो पूरा ऐसा पिरामिडिकल चलता है। तो यदि मेरे में जरा सा भी सोच में गड़बड़ आ गई, और लैंड जेनेटिक्स बेसिकली करती क्या है? लैंड जेनेटिक्स आपकी थॉट प्रोसेस क्रिएट करती है। थॉट प्रोसेस कैसे क्रिएट करती है? सेरिब्रम के हमारे 108 डिविजन्स हैं, उसके माइक्रो डिविजन्स हैं, और हर डिवीजन का एक रोल है लाइफ में। एक है जो पैसों के लिए सोचता है, उसके माइक्रो डिविजन है डेट देना, लेना, लोन लेना, बाकी काम करना, फाइनेंस से रिलेटेड बातें करना। एक डिवीजन होता है जो हमको खाना पीना चलना फिरना सब बताता है। आप कभी महसूस करिए, आप इतना, आपका बड़ा पॉडकास्ट है, पूरे इंडिया में लोग इसको जानते हैं। जब आप पॉडकास्ट करने बैठती हो, आप 4 बजते हैं, 5 बजते हैं, 6 बज जाते हैं, आपको पता नहीं होता कि आपका क्या टाइम चल रहा है। जब भी आप वॉच देखती है, कोई बताता है 6 बज गए, तो आपको लगता है भूख लगने लग गई। जबकि आपका लंच का टाइम 1 बजे, उस समय भूख नहीं लगती आपको, भूख 6 बजे लगती, क्योंकि आपने घड़ी देखा। इसका मतलब है भूख भी पेट में नहीं लगी आपको, सेरिब्रम से ऑर्डर आता है कहीं कि आपको भूख लग गई। तो हर चीज का ऑर्डर आता है। वो ऑर्डर कैसा होगा, उस ऑर्डर को कंट्रोल कैसा करना, वो लैंड जेनेटिक्स करता है। क्योंकि ग्राउंड के 144 नोन फोर्सेस हैं। वो फोर्सेस, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके नीचे एक ट्रायंगुलर सेक्शन है टेल बोन के पास, वहाँ केमिकल्स हैं। जैसे अर्थिंग मिलती है वो सेग्रीगेट होते हैं, सेरिब्रम के उस पार्ट को एक्टिवेट करते हैं जो हमको ऑर्डर करता है। यदि वो फोर्सेस सही रहेंगे, सेरिब्रम के ऑर्डर सही आएंगे, तो कोई कारण नहीं कि लाइफ में हमको किसी भी फील्ड में डिफीट मिले। वाओ। WHO बोलता है कि 70% ऑफ द डिसीज आर साइकोसोमेटिक, सोचने से होती है। यदि सोच ही पॉजिटिव हो जाए तो फिर बीमारियों का तो 70% तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। और ये सोच आपके हिसाब से पॉजिटिव राइट लैंड जेनेटिक्स के थ्रू हो सकती है, इज इट? आप देखो, हर आदमी, मैं अच्छे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे तो अच्छे हैं, जो नेगेटिव साइड में है, कोई मर्डरर है, कोई रेपिस्ट है, कोई डकैती कर रहा है, उनकी भी सोच, वो नहीं चाहते कि नेगेटिव हो। कोई भी आदमी अपनी लाइफ से खेलना नहीं चाहता। सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, सर्कमस्टेंशियली उसको कुछ करना होता है। किसी को करना है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए आप सुबह टीवी खोलिए तो बहुत सारे प्रीचर, संत, महात्मा सब बोलते हैं थिंक पॉजिटिव,
पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, और हर आदमी चाहता है कि थिंकिंग पॉजिटिव हो। लेकिन आप एक साइकोलॉजी का फिनोमेना है, जब अकेले बैठते हो, जब सोने जाते हो, आंख बंद करते हो, तो जब आप अकेले होते हो तो आपको हमेशा नेगेटिव बातें ध्यान आती है। साइकोलॉजी है, ये फिनोमेना है साइकोलॉजी। तो पॉजिटिव होना कैसे, उसका टूल क्या है? पॉजिटिव, अब जैसे कोई बोले आप योगा करो, तो योगा करके जितनी देर वो ऑक्सीजन अंदर रहेगा मेरे, उतनी देर मैं कुछ अच्छा सोच पाऊंगा। पॉजिटिव होगा कि नहीं पता नहीं, उतनी देर कुछ अच्छा सोच पाऊंगा। फिर जैसे जैसे मैं कार्बन डाइऑक्साइड में आता जाऊंगा, 12 बज जाएंगे, 2 बज जाएंगे, फिर मैं अपने ओन वे में आ जाऊंगा। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए वो इनहेरेंटली पॉजिटिव होना चाहिए, जो लैंड जेनेटिक्स बहुत इजीली कर सकता है, बहुत इजीली कर सकता है। Okay, so tell us कि land genetics में, since you have started land genetics and this term has been coined by you, what has been the turning point of your life? मैंने जब इंजीनियरिंग करा, और मैं बचपन से थोड़ा प्रिविलेज्ड रहा, जो भी मेरे सर्कमस्टेंसेस थे, मेरी फैमिली थी, मैं प्रिविलेज चाइल्ड था। धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया, मेरी पावर बढ़ती चली गई, मेरे पॉलिटिकल कनेक्ट बहुत हाई लेवल पे जाते चले गए। मैं राजशेखर रेड्डी साहब के साथ बाइक में घूमता था, मैं वहाँ कॉलेज में था तब, विधानसभा में काम कर लिया। ग्वालियर की राजमाता साहब मेरे को 2-2 घंटे फोन में ब्रीफ करी कुछ मैटर। वो चाहती थी, महाराज साहब बोलती थी अपने बेटे को कि मैं इनको एक बार गले लगाना चाहती, तू आ समझ क्या बात है। उस समय मेरा इतना, कल्याण सिंह साहब मेरे से फोन में बात करते थे, तो मेरा खुद का, अजीत जोगी साहब आपके यहाँ के चीफ मिनिस्टर, मेरा पेपरों में आया था, यहाँ पर जनसत्ता बंद हो गया था पूरे इंडिया से, सबसे पहले जनसत्ता फिर शुरू हुआ छत्तीसगढ़ से, तो मेरा यहाँ इंटरव्यू कराया उन्होंने, और पीछे आधा पेज में आया कि अगर दीपक की माने तो अगली सरकार जोगी की। फिर उसको चेंज करके उन्होंने दूसरे दिन फ्रंट पेज में आधा लगाया। सब कांग्रेस के लीडर्स में से कांटेक्ट करते थे। तो मैं बड़ी अर्ली एज में, और मैं कॉलेज से पढ़ के निकला था, मैं कॉलोनी बनाता था, तो प्लॉटिंग करता था, लेआउट डालता था, तो आई वॉज अर्निंग मनी, नेम फेम हो गया था, पेपरों में नाम आता था, बैचलर था। तो थोड़ा जिसको बोलते ना कि अहंकार, तो बाकी लोग को थोड़ा थोड़ा अहंकार आता है, मेरे को थोड़ा ज्यादा अहंकार आ गया। मैं रावण का छोटा भाई हो गया, समझो आप। तो मैं किसी को भी कुछ नहीं समझता था, बदतमीजी से बात करता था, और मेरा जीवन ऐसा था कि मेरे को ऐसा लगता था कि जिंदगी में दिक्कत क्या है, 25 साल की एज में ड्राइवर सोफर गाड़ी की दरवाजा खोल रहा है, मैं बैठ रहा हूँ। एक रात अनमोल में सोया, और उस रात, पूरी रात भर, ये बहुत पर्सनल बात है, जो रात भर महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध मेरे सपने में थे, पूरी रात। और वो दोनों बस ये बोल रहे थे मेरे से कि तुझे धरती में हमने क्यों भेजे। My God, this gives me goosebumps. अरे ऑल्सो आई हैव द गूज़बम्प्स। हमने 80 किलो 90 किलो वजन यदि धरती में रखे, तो क्या इसलिए कि तुम खूब कमा लो, खूब मोटे हो जाओ खा के, खूब लोगों से लड़ाई करो, बदतमीजी करो, ईगो दिखाओ, रिश्तेदारों को धमकाओ, दोस्तों को धमकाओ, क्या इसीलिए आए हो तुम यहाँ पर? और रात भर मैं बहुत परेशान था, मैं उनकी बातें सुन रहा था, और मेरे कैरेक्टर से वो मैच ही नहीं कर रही थी सब बातें, क्योंकि मैं तो लैंड का काम कर रहा था, और मैं दबंगता से रह रहा था, पॉलिटिकल मेरा इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड था। तो बस वो सुबह सो के उठा मैं, मेरे एक फ्रेंड है एडवोकेट, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आप एक काम करो, जो प्लॉट्स बचे हैं मैं आज के बाद नहीं जाऊंगा। और उस दिन से आज तक मैं उन प्लॉट्स के ऊपर जाके खड़ा नहीं हुआ, और पूरे प्लॉट उन्होंने बेचे, उस पैसों का उन्होंने क्या किए, मैं सब छोड़ छाड़ के लैंड जेनेटिक्स में लग गया। कि तुम्हारा लाइफ का पर्पस क्या है, क्या तुम खुद के लिए आए या दुनिया के लिए आए? और बस वो मेरा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। सेकंड डे से मेरे को थोड़ा ज्ञान तो था, बहुत नहीं था, लेकिन बस आइडिया था कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों की लाइफ को चेंज कर सकता है, चाहे हेल्थ का इशू हो, चाहे फैमिली का इशू हो, या फाइनेंशियल इशू हो, लाइफ चेंज करेगा क्या, उसको मैंने डेवलप कर करके अब मैं इसी के लिए जीता हूँ, इसी के लिए मरता हूँ, लैंड जेनेटिक्स ही खाता हूँ, लैंड जेनेटिक्स ही पीता हूँ, और यही सोता हूँ। So, any such obstacle that you have faced when establishing the concept of land genetics? उसकी स्टोरीज हैं कुछ। जब इनिशियल डेज में स्टार्ट हुआ, तो मैं कुछ मेरे, क्योंकि जैसा होता है, सबसे पहले ना आपको आपकी फैमिली का विरोध सहन करना पड़ता है कि तुम ही क्या मारवाड़ी आदमी, और क्या तुम ये फालतू की बात लेके कर रहे हो, कौन तुमको पूछेगा, पंडित जी बनोगे बड़े होके, गुरु जी बनोगे, तुम्हारा कैसे घर चलेगा। तो धीरे धीरे करके ये विरोध होते होते दोस्त लोग हंसने लग गए,
मेरे एक जानने वाले फैमिली फ्रेंड थे, कोई कारण से रात में 12:30 बजे मैं उनके घर गया। वो डॉक्टर थे। तो मैंने ऐसी बहुत ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी। सब्जेक्ट का ज्ञान एक बात है अनमोल, किसी भी सब्जेक्ट का, और उसकी डिलीवरी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि आप सब्जेक्ट कितना जानते हो, वो ज्ञानी आप बहुत हो सकते हो, लेकिन यदि डिलीवर सही तरीके से नहीं करोगे ना, तो सब्जेक्ट तो खराब होगा और उसके बाद उस सब्जेक्ट से नेगेटिविटी आ जाएगी। मैंने उनको बोला कि ये आपके यहाँ ना कुछ गलत है, तो इससे ना क्या क्या होता है गलत है। तो मैंने को गलत भी नहीं समझता था, गलत और सही में गलत क्या, मैं बता नहीं सका उनको। तो क्या क्या होता है, और मैं बहुत इमेच्योर था, तो मैंने बोल दिया इससे जो घर के मास्टर होते हैं उनकी डेथ हो जाती। मतलब मेरी मूर्खता जो ऐसा बोलना, अरे उनने भी हंस दिए, मुस्कुरा दी, वो मेरे को बेटे समान मानते थे, बात खत्म हुई। मैंने उनको बोल के 3-4 महीने बाद उनके घर के सामने एक बस ने उनको ऐसा क्रश करी कि वो रोड में चिपक गई बॉडी पूरी उनकी। Oh my God. रात में 3 बजे मैंने जाके उनके पूरे अंदर के ऑर्गन अपने हाथों में उठाए, उनकी सारी नसें मेरे हाथों में, जो पूरा खून खून, मैं और मेरा एक दोस्त है लिंटी, हम दोनों ने उनको उठा के ले गए। हम तो मुझे लगा कि अरे ये क्या सही में इतना काम कर रहा है ये चीज। तब वो जिंदगी में ऐसा मोमेंट आया मेरे कि जब मुझे लगा नहीं, मुझे इस बात को खूब आगे बढ़ाना चाहिए। और कई इंसिडेंट्स हुए, यदि मैं आगे मौके पड़ा तो बताऊंगा आपको, कि फिर मैं इसमें डीप एंड डीप एंड डीप एंड डीप और नीचे उतरता चला गया सब्जेक्ट में। और बस फिर मेरे को ऐसी इच्छा हुई कि ऐसा कोई सब्जेक्ट हाथ लग जाए जो पूरे किसी भी आदमी, कोई भी आदमी मेरे पास आए, कोई भी समस्या बोले, ऐसे नहीं कि ये स्पेसिफिक आदमी, ये पॉलिटिशियन आए और ये बोले, ब्यूरोक्रेट आए और ये बोले, ये इंडस्ट्री से आए बोले, कोई भी आदमी आए उसके हर समस्या का समाधान होना चाहिए। देन आई स्टार्टेड Land लैंड genetics. जेनेटिक्स। तो क्या आपने कोई ऐसा केस बताइए जिसमें आपने किसी की बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम रिजॉल्व की है थ्रू लैंड जेनेटिक्स? हेल्थ के बहुत सारे केसेस हैं, मैं आपको एक दो छोटी छोटी बात बोलता हूँ। कैंसर सर्वाइवर होते हैं, एड्स सर्वाइवर होते हैं। मैं एक दो जगह स्पीकर बन के गया भी हूँ, मैं मेडिकल वर्कशॉप में भी गया हूँ स्पीकर बन के कहीं। एक बार मैं एक ऑन्को सर्जन्स की वर्कशॉप थी, उसमें बोलने गया था। जब मैंने पूरा कंप्लीट किया बोल के, तो सामने की रो से सर्जन उठ के आ रहे, एकदम मेरे को टाइट हक करे, बोले अग्रवाल जी मैं 32 साल से कैंसर की सर्जरी कर रहा हूँ, और मैं ये सोचता था हमेशा कि जिसको कैंसर हुआ वो तो मेरे पास ही आएगा, सर्जरी करूंगा, ट्रीटमेंट करूंगा, लेकिन हुआ क्यों है इसका रीजन समझ में नहीं आता था। बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे। आपकी बात सुन के ऐसा लगता है कि यदि हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो बहुत सारी बीमारियों का रीजन हमको मिल सकता है। और जब रीजन जो होता है ना, वो एक पिन पॉइंट, पिन होल होता है, वो धीरे धीरे बाद में समय के साथ बड़ा होकर बैलून बनता है। तो ये हम लोग कर सकते हैं जरूर कि उस रीजन को यदि हम सोल्डर कर दें, वो बहुत छोटा एफर्ट होता है कि डिसीज हो ना। इसके लिए नागपुर आपके पास है, नागपुर, मेरी वाइफ की एक फ्रेंड को कैंसर हुआ। जब हम उसके घर से उसकी मदर के घर जा रहे थे, तो ऑन द वे मैंने बोला देखो इस घर में स्वाति कैंसर है, इस घर में भी कैंसर है, इस घर में भी कैंसर है। स्वाति को जब मैंने बोला ना, तो उसने बोली दीपक तुम्हें समझ कैसे आ रहा है? मैंने कहा ये जमीन देख देख के मेरे को लग रहा है इसका। तो उसने बताया उस कॉलोनी में 28 कैंसर सर्वाइवर थे, 28 कैंसर सर्वाइवर। माय गॉड। तो जब लैंड इतना बता सकती है तो क्यों नहीं हम क्योर कर सकते। और हम बहुत हद तक के, ये तो कैंसर की बात हो गई, मैं एक और लास्ट छोटा एग्जांपल बोलता हूँ। एक बॉम्बे में बड़े बिल्डर हैं, उनके फादर कुछ 97 ईयर्स ओल्ड, उनको कैंसर हो गया। तो एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू उन्होंने मेरे को अपने घर बुलाया। वो दो रियल ब्रदर्स हैं, उनका बहुत अच्छा नाम है बॉम्बे में। उनके फादर को, उनके दादा को अंग्रेजों के पास लेटर है उनके पास, जो साउथ मुंबई बना हुआ है उसके कंस्ट्रक्शन में बहुत हद तक हाथ इन लोगों का है। तो उनको सर्टिफिकेट मिला अच्छे कॉन्ट्रैक्टर का। तो जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने बताया यार हम दो ब्रदर, हम दोनों की दो रियल सिस्टर वाइफ और दो मेल नर्स हमारे, हम 2 महीने से सोए नहीं है। तो जब उनके गए तो उनके डैडी बहुत वायलेंट हो गए थे, क्योंकि कैंसर में ना खाते भी नहीं बनता है, कमजोरी आ जाती है, इरिटेशन लेवल हाई हो जाता है। तो वो ना बस कोई चीज को फेंक देते थे जितनी ताकत होती थी, नाराज होते रहते थे, डांटते रहते थे। तो मैंने मेरा ऑब्जर्व करके उनको बोला आप एक काम करो कि इनके बेड के नीचे एक प्लाई डालो, लकड़ी, जिससे
सर्किट ब्रेक हो जाए, उनको अर्थिंग मिलना बंद हो जाए, और सर्किट ब्रेक होगा तो वो उनकी बॉडी जो है सस्पेंडेड रहेगी यूनिवर्स में, अर्थ से कनेक्टेड नहीं रहेगी। उन्होंने वो किया, फिर 4-5 दिन बाद फिर फोन आया उनका मेरे पास, सर हम आपके साथ ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं ये सब नहीं करता हूँ, आप लोग करो, अच्छा बनाना ब्रेकफास्ट। तो उन्होंने फिर बोला नहीं सर हम आपके साथ करना। मैंने कहा नहीं सर ये काम मेरा नहीं, इतनी देर में मैं किसी और के घर का काम करके आऊंगा। उन्होंने खूब इंसिस्ट किया कि सर मेरी वाइफ लोग बात करना चाहती है, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। तो फिर मेरे घर से 1-2 किलोमीटर था, फिर गया मैं। तो वो इतने खुश थे चारों हस्बैंड वाइफ, कहे सर हम लोग 3 दिन से सो रहे हैं, क्या हम चारों सो रहे हैं और दोनों हमारे मेल सब सो, और चल के आप हमारे डैडी को देख लो एक बार, क्या उनका चेहरा मुस्कुरा रहा है क्या। तो वो 6 महीने रहे। जब उनके लास्ट अर्ज थे तो वो जो भाई था बड़ा वाला, वो बोला मेरी गोद में सिर था, हम पूरे भाई बहन पलंग के चारों तरफ खड़े थे, और वो मुस्कुराते मुस्कुराते हमको सी ऑफ करके चले गए। तो हम इसके थ्रू ये कर सकते थे कि कैंसर नहीं ठीक कर सकते उनका, लेकिन लास्ट आवर्स उनके पीसफुल कर पाए, जो लास्ट आवर्स उनके बहुत टफ थे। वेरी वेरी नाइस। एंड आपने क्या कभी लैंड जेनेटिक्स के थ्रू किसी की स्ट्रॉन्गेस्ट फाइनेंशियल इशू को रिजॉल्व किया है? नंबर ऑफ केसेस आर देयर, बहुत द केसेस। स्ट्रॉन्गेस्ट, योर बिगेस्ट अचीवमेंट, इफ आई टॉक अबाउट योर बिगेस्ट अचीवमेंट। एक बड़ा बिल्डर ग्रुप है, बिग टाइम बिल्डर ग्रुप, शायद इंडिया के टॉप 5 में से हो सकता है, शायद नाम मैं नहीं ले सकता हूँ किसी का। 2008 इंसॉल्वेंट हो रहे थे। उन्होंने अपने स्टाफ को, जो हाईली पेड 5 करोड़ 10 करोड़ तक के सैलरीड स्टाफ थे, सबको बोला, 400-500 लोग थे उनके पास, कि आप जिसको जहां जॉब मिले आप चले जाओ। और वो मेरे को जिस दिन अनाउंस किया उसके 4 दिन बाद मेरे से पहली मीटिंग हुई उनकी। हम तीनों लोग, 2 लोग बैठे, फिर 2 से 3 हो गए, 12 सितंबर को 2 लोग बैठे, 13 सितंबर को 3 लोग हो गए, और 18 सितंबर तक मैंने उनके 27 प्रोजेक्ट देखा, सारे बड़े प्रोजेक्ट। तो वो मेरे से हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के बोलते थे कि सर ये 2 प्रोजेक्ट प्रीमियम प्रोजेक्ट हैं जिनका हम पैसा ले चुके हैं लोगों से, क्योंकि जो उसके प्रमोटर थे वो ऑनेस्ट थे, बहुत ऑनेस्ट थे। तो कहे मुझे इन दोनों प्रोजेक्ट से किसी भी हाल में निकलना है, बाकी आप निकल सकें तो अच्छा, ना निकल सके तो ग्रुप जाएगा, तो मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन इन दोनों में मैंने बहुत लोगों से पैसा लिया हूं, तो उनको उनकी चीज मिलना चाहिए। वो एक प्रोजेक्ट पे फोकस किए हुए थे। बोले यदि ये निकल जाएगा तो जैसा 2009 में 300-350 CR मिलेगा, क्या तो मेरा सैलरी चलेगी, थोड़ा काम चलेगा, फिर 6.5 महीने में जब बिजनेस ठीक होगा तो हम आगे निकल जाएंगे। मैंने बोला सर इसमें आपको मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 6 महीने तक कुछ नहीं निकलने वाला, जबकि उनके हिसाब से वो एकदम प्रीमियम प्रोजेक्ट था। मैंने उनको उन्हीं के, क्योंकि मैं 27 प्रोजेक्ट देख चुका था, उन्हीं का एक प्रोजेक्ट जो सबब में था, मैंने उस पर फोकस किया कि आप इसमें आप ध्यान दो। 2 महीने में 450 फ्लैट बुक की उन्होंने, यूनिट बुक की। एक बार जब रेवेन्यू जनरेट हो गया, फिर वो रेवेन्यू से कैसे पूरा उसका बाइफरकेट करके कैसे करना, फिर उनके एक एक प्रोजेक्ट में कहाँ कॉन्ट्रैक्टर की प्रॉब्लम है, कहाँ आफ्टर सेल्स की प्रॉब्लम। अच्छा मेरा साथ क्या होता है, मैं ना आपसे प्रॉब्लम नहीं पूछता हूँ कभी, वो मैं खुद ऑब्जर्व करता हूँ, जिससे आपको भी, मैं आपके पास बार बार नहीं आ सकता हूँ, एक बार आता हूँ तो मैं आपको ये कॉन्फिडेंस रहे कि मैंने जो ऑब्जर्व किया वो सही है, और मुझे कॉन्फिडेंस रहे कि मैंने जिस चीज को देख के वो डायग्नोसिस किया हूँ वो सही हो। इसलिए मैं आपसे पूछे बगैर मैं बताता हूँ कि आपके यहाँ क्या चल रहा है। और ऐसे करके मैंने कितने, ये तो एक ग्रुप का बोल दिया, एक आपको बता नहीं सकता हूँ पूरे वर्ल्ड में कितने लोग होंगे जिनके काम किए होंगे। ब्रिलियंट। देन व्हाट हैपेंड अबाउट दिस केस? आपने उनका सबब का प्लॉट, मैंने आपको 2008 की बात बताया, आज बोल रहा हूँ कि वो इंडिया के टॉप 5 में से एक होंगे। वाओ। जो इंसॉल्वेंट हो रहे थे, फॉर्म वो क्या B15 कुछ भरना पड़ रहा हो, वो भरने वाले थे। Crazy. That's indeed incredible. Now tell me, what role does natural calamities like earthquake and tsunami play when it comes to land genetics? जितनी भी नेचुरल कैलामिटीज हैं उनको लैंड जेनेटिक्स के थ्रू कंट्रोल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो डेवलप ही लैंड जेनेटिक्स के कारण होती है। Okay. यदि वो किसी आर्टिफिशियल मींस के कारण होती है तब हम उसको कर सकते हैं। वो जो टाइटेनिक प्लेट्स होती हैं, उन प्लेट्स का डिस्प्लेसमेंट जब होता है तब ये सब होते हैं। तो वो प्लेट्स का डिस्प्लेसमेंट यदि नेचुरली हो रहा है, उस कारण से वो हो रहा है, तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आर्टिफिशियल कारणों से कभी हम रिवर की डायरेक्शन मोड़ देते हैं,
कभी हम माइनिंग के लिए ब्लास्टिंग करते हैं, कभी हम कोई इतनी हैवी मशीनरी चलाते हैं जिसके वाइब्रेशन ज़्यादा होते हैं, उसके कारण कोई अर्थक्वेक आते हैं, कोई इरप्शंस होते हैं, तो वो जरूर हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। Okay. A Vastu tip that can make a person be a lot more richer. परफेक्ट। सबसे पहला ना, हर आदमी को दो चीज जरूर लाइफ में करना चाहिए। वो जिस लैंड में रहता है, चाहे वो फुटपाथ में सोता हो या महल में सोता हो, जिस लैंड में रहता है उस लैंड का ग्रेडियंट या ढलान जिसको बोलते हैं इंक्लिनेशन, वो नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ होना चाहिए। Okay. यदि ढलान ना हो तो फ्लैट लैंड होना चाहिए। यदि वो साउथ की तरफ ढलान या वेस्ट की तरफ ढलान होता है तो मैं बहुत सारे उसके रिपरकेशंस बता सकता हूँ कि साउथ में है तो फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, वेस्ट में है तो क्रेडिबिलिटी का, लीगल का, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट उसमें भी डायरेक्शन में भी माइक्रो यदि हम स्टडी करें तो बहुत से परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। तो सबसे पहला तो जो मोस्ट एंड फॉरमोस्ट कंपलसरी रूल है कि ढलान हमेशा नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होना चाहिए। दूसरा, उस प्लॉट का अलाइनमेंट जिस पे कंस्ट्रक्शन होने वाला है बिल्डिंग, वो अलाइनमेंट शुड बी ऑन द नॉर्थ साउथ एक्सिस और शुड बी और ईस्ट वेस्ट एक्सिस। ये 0-0 पे मिलना बहुत मुश्किल होता है, बनाना मुश्किल होता है, तो हमारी 20 डिग्रीज की परमिसिबल लिमिट है, उतना हम डेविएट कर सकते हैं। दूसरा, उसका अलाइनमेंट होना चाहिए। दूसरा, हमेशा यदि कुछ भी गड़बड़ हो, कहीं भी अनजाना, कोई जानता नहीं, मेरे से संपर्क नहीं कर सकता, कहीं मिल नहीं सकता, कुछ भी इश्यूज हैं उसके यहाँ, तो नॉर्थ ईस्ट में एक गड्ढा कर दे और उसमें पानी डाल दे, डेफिनेटली उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज कुछ ना कुछ आ जाएगा। अच्छा. And now, yes, tell us about the celebrities that you were talking about. रेखा जी के साथ ऐसा क्या हुआ? रेखा जी का घर जहाँ है वो पाली हिल का वेस्टर्न डाउन है, वहीं शाहरुख खान का भी घर है। और उस पाली हिल के ईस्टर्न डाउन में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो दिन में 1 या 2 घंटे सिर्फ फोन में काम करते हैं, और वो 10 फ्लोर का घर है, उनका 8 फ्लोर का घर है। और जो वेस्टर्न साइड के, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी लीगलिटीज, वो बेचारे जिंदगी में कर करके भी, क्योंकि नॉट डाउन है तो पैसा तो आ जाता है, वो पैसे से चीजें ओवरकम होती, लेकिन परेशानी जिंदगी में हमेशा लगी रहती। तो वो एक बेसिक प्रिंसिपल है कि यदि आपको, अच्छा ये ऐसा नहीं है कि वास्तु किसी रिलीजन का है, ये तो लैंड का है, ये सनराइज होता है, सबके लिए होता है। और जब मैं पूरे वर्ल्ड में काम करता हूँ तो मेरे क्रिश्चियन क्लाइंट्स भी हैं। मैं आपको एक क्लाइंट का बताता हूँ। रसिया में मिस्टर पुतिन है, उनके कोई क्लोज है मिस्टर सिडोरोव, उन्होंने मेरे से बात किया, उनकी 3 मैरिज हुई। रसिया के जो बिग बैंक्स हैं, जितनी बिग कार डीलरशिप है, सब मिस्टर सिडोरोव की। उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया रसिया आने का, और मैं उनके पास जा रहा था 5 दिन के लिए। उनकी 3 मैरिजेस हुई, पैसा बहुत है, ग्लैमर बहुत है, कॉन्टैक्ट्स बहुत, सब कुछ है, लेकिन पर्सनल लाइफ उनकी अच्छी नहीं थी। 3 मैरिज हुई, तीनों सक्सेसफुल नहीं। मेरे किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू उन तक बात पहुंची, उन्होंने कांटेक्ट किया और मेरा जाने का प्लान बना। जब ही उन्होंने बोला कि जैसे नेक्स्ट वीक जाना है, सपोज ये 10-15 साल की बात हो गई, जब जाना था मेरे को, उनका फोन आया कि सर थोड़ा 6 महीने के लिए होल्ड करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है करेंगे, क्या हुआ? तो कल मैं चर्च गया था, वो लोग चर्च को बहुत फॉलो करते हैं, चर्च गया था, तो फादर ने बोले कि तो अभी उनको मैंने बताया कि इंडिया से किसी को बुलाया हूँ मैंने, तो बोले, फादर ने बोले तू 6 महीने रुक जा। फिर वो एक बार जब डिस्ट्रैक्ट हो गई चीज तो ब्लॉक हो जाती है। तो ऐसा बहुत सारी जगह है कि सिर्फ पैसा नहीं, लाइफ 360 डिग्री में यदि खूब सारा पैसा, और यदि घर में लोग आपके साथ अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं, बिजनेस में अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं, या स्ट्रगल है लाइफ, तो पैसा खाली आपको कवर कर सकता है, पीस नहीं दे सकता। सो क्या कोई ऐसा परफेक्ट लैंड कॉन्सेप्ट है जो आपको मेंटल पीस, फाइनेंशियल पीस एंड वेलबींग भी दे? Does a perfect land exist? मैं आपको ना एक कमर्शियल एग्जांपल बोलता हूँ, फिर मैं परफेक्ट लैंड की वो बता सकूंगा आपको कि कौन कौन से होना चाहिए। बॉम्बे का यदि आपको आइडिया होगा तो वहाँ अंधेरी में एक तनिष्क का शोरूम है, ऑन द लिंक रोड। Yes, I know. और उसके जस्ट बाजू में एक सिटी मॉल है, द ओल्डेस्ट मॉल इन अंधेरी, सिटी मॉल। आप देखिए सिटी मॉल जो है वो डिटोरिएट डे बाय डे खत्म हो गया सिटी मॉल। और तनिष्क अंधेरी सबब कहलाता है। तनिष्क अंधेरी इज डूइंग बेटर देन द तनिष्क साउथ मुंबई, इवन साउथ दिल्ली तनिष्क।
परफॉर्मेंस ऑफ तनिष्क अंधेरी इज बेटर। तो ऐसा कैसे हुआ कि अंधेरी का तनिष्क साउथ मुंबई साउथ दिल्ली से भी बेटर कर रहा है और उसी जगह पे सिटी मॉल फेल हो गया। देयर इज अ नाला इन बिटवीन तनिष्क एंड जो तनिष्क के नॉर्थ में है और सिटी मॉल के साउथ में। तो उस नाले ने सिटी मॉल की कमर्शियल एक्सपेक्टेंसी पूरी खत्म कर दिया और तनिष्क की इतनी बढ़ा दिया कि इंडिया में बेस्ट हो गया। अब वो तनिष्क की सोशल फाइनेंशियल एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ा ही दिया, उसका सेम नाला उसके ईस्ट में है तनिष्क के। तो नॉट ओनली तनिष्क, मैं उसमें और भी लोगों को जानता हूँ। एक कोई है, उनके साथ में कोई फिल्म भी बना रहा हूँ वहां पर, उसी में उनकी एज है अभी कुछ 80 इयर्स की, लेकिन उन्होंने खाली हाथ मुंबई आए थे, 9 फैक्ट्री बनाई जिनकी साइज 2-2, 3-3 लाख स्क्वायर फीट की। वाओ। तो वो बिल्डिंग इटसेल्फ, पूरी बिल्डिंग परफॉर्म कर रही है और धूम परफॉर्म कर रही है। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव और नॉट ओनली फाइनेंशियल, इन ऑल एस्पेक्ट्स, कि वो नेम फेम क्रेडिबिलिटी भी उस बिल्डिंग में जो भी उनकी इतनी है, वो तनिष्क अंधेरी बोल रहा हूँ आपको। नॉट ओनली फाइनेंशियल, वो तनिष्क अंधेरी पे लोग ब्लाइंड बिलीव करके काम करते हैं। वाह, दैट इज सो दैट इज लैंड जेनेटिक्स। लवली। ऐसा और कोई लैंड जो आपको सरप्राइज करता हो? देखिए, बहुत रेयरली कोई ऐसी होती जगह जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। जैसे बहुत रेयर कोई आदमी होते हैं जिसको हम सुधार नहीं सकते। नॉर्मली तो उनको अच्छी जगह पे रख के, अच्छी काउंसलिंग करके और अच्छी जगह पे रखे तो इनहेरेंटली वो सुधर सकते हैं। बहुत कम होता है जिनको हम सुधार नहीं सकते। इसीलिए ना मेरा एक सजेशन है हमेशा कि दुनिया में जितनी जेल बने, जितने पुलिस स्टेशन बने, वो इतने परफेक्ट वास्तु के हों, परफेक्ट लैंड जेनेटिक्स के हों कि वहां जो भी काम हो वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हो, कि उसके अंदर से जब आदमी निकले। बेसिकली जेल का इंटेंशन क्या है कि जिस आदमी ने कुछ गलत किया वो वहां जाके सुधर जाए। तो वो इतनी परफेक्ट होना चाहिए कि उसके अंदर से विवेकानंद निकले, उसके अंदर से महावीर स्वामी जैसे लोग निकले, क्योंकि उनको 10 या 20 साल वहां पर मेडिटेट करने का मौका मिला खुद को। लेकिन वो मेडिटेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? यदि अच्छी जगह होगी तो वो मेडिटेट करेंगे। तो ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि हम लैंड जेनेटिक्स के थ्रू कोई काम नहीं कर सकते। जजेस का आप यदि देखिए कोर्ट में, अभी मेरे को एक चांस भी मिल चुका है कि कोर्ट के केसेस पेंडिंग हो रहे हैं, कुछ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये क्यों प्रॉब्लम हो रही? एक जज जब एक डिस्ट्रिक्ट में होता है तो वो बहुत पॉपुलर होता है कि यार ये जज साहब बहुत अच्छे हैं, फटाफट डिसीजन। वही जज जब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाता है तो उसका काम गड़बड़ हो जाता है। तो इसमें इसका मतलब है कि उनकी पर्सनालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जिस जगह पे जिस कोर्ट रूम को यूज करते थे, जिस बंगलों में वो रहते थे, उसका फॉल्ट था जो उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करता था। इसलिए हर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर, प्राइम असेंबली बहुत अच्छे होना चाहिए, जिनके एक एक डिसीजन से देश में पूरा चेंज होता है। इसलिए बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके, एंड क्या आप कोई, लेट्स टॉक अबाउट द गोल्डन टेम्पल। आपको लगता है जैसे गोल्डन टेम्पल, मक्का मदीना, ये जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, क्या इनके लैंड जेनेटिक्स इतने स्ट्रांग है कि वहां का फुटफॉल इतना स्ट्रांग है? आप एक बात 100% कह सकते हैं कि जो चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है, किसी को भी, गोल्डन टेम्पल सबको अट्रैक्ट कर रहा है, मक्का सबको अट्रैक्ट कर रहा है, आपके वेटिकन सिटी सबको अट्रैक्ट कर रही है, तिरुपति बालाजी सबको अट्रैक्ट कर, जो भी प्लेस अट्रैक्ट कर रहा है मतलब उस प्लेस में उतनी एनर्जी है। वो एनर्जी क्यों आई? क्योंकि वहां फोर्सेस का डिपोजिशन है। तो यदि आप उसको लैंड जेनेटिक्स के हिसाब से जब भी कैलकुलेट करोगे, जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन चेक करोगे, तो आपको परफेक्टली ऑल राइट मिलेंगे हमेशा, कि वहां पर आपको बहुत सारी, अब जैसे कभी कभी किसी किसी प्लेस पे थोड़े थोड़े कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज आ जाती, तो वो 360 डिग्री नहीं होके वो 320 डिग्री परफेक्ट होंगे, 340 डिग्री परफेक्ट, तो वो 10-20 डिग्री 40 डिग्री का जो डेविएशन होता है वो वहां कंट्रोवर्सी लाता है। अदरवाइज ये जितने भी पिलग्रिमेजेस हैं, आप एक बात देखो, कभी यदि आप मंदिरों को देखो, यदि आप कोई ऐसे प्लेसेस को देखो, कोई मस्जिद को देखो जहां बहुत पब्लिक होती, कोई कोई जगह ऐसी होती है जहां कोई जाने वाले भी नहीं होते हैं, कोई मंदिर में जाने वाले, जबकि वो खूब सुंदर होते हैं, एलिगेंट होते हैं। और कोई मंदिर का छोटा सा मंदिर है, वहां कुछ नहीं है, कोई छोटा सा गुरुद्वारा बना है जहाँ कोई इतनी फैसिलिटीज नहीं है, उतनी बिल्डिंग इतनी सुंदर, लेकिन वहां भीड़ लगी होती, फुटफॉल इतना होता है कि कंट्रोल करने में पुलिस को जान निकल जाती। तो उसका बेसिक रीजन क्या है? आप एक बात देखना कि कोई भी आइडल,
किसी भी मंदिर में जब साउथ वॉल पे सेट होता है या वेस्ट वॉल पे सेट होता है, वहां पर फुटफॉल ट्रिमेंडस होता है। और जितना फुटफॉल जिस जगह में होगा, जितना स्ट्रगल जिस जगह में होता है, वो इतनी चार्ज होगी, इतनी मैग्नेटिकली स्ट्रांग होती। तो उस मंदिर की, उस गुरुद्वारे की, उस मस्जिद की, उस जगह की उतनी, अजमेर कितना फेमस क्यों हुआ, इतना अजमेर फेमस, क्योंकि वहां फुटफॉल उतना ज्यादा, उतनी चार्ज हो गई उस जगह। जरूरी नहीं कि मंदिर को टच करना है, जरूरी नहीं कि मजार को टच करना है, जरूरी नहीं कि गुरुद्वारे में आपको गुरु ग्रंथ साहब को टच करना है। उस क्षेत्र में पहुंचते ही आपको एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि वो पूरी एनर्जी, वो एरिया चार्ज हो गया। तो ये आप जो बोल रही है कि अपना अमृतसर का, मक्का का या वेटिकन सिटी, इनकी आप यदि चेक करेंगे ना, लैंड जेनेटिक्स इतनी स्ट्रांग मिलेगी आपको कि ऑटोमेटिकली ये डेवलप होते चले जाएंगे। Is land genetics the reason behind wars? इसको ना थोड़ा अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड में करीब करीब 204-205 कंट्रीज हैं, और हर कंट्री 4-5 कंट्री से लैंड लॉक्ड है। तो मोटा मोटा देखें तो 900-1000 बॉर्डर्स हैं पूरे वर्ल्ड में। लेकिन आप देखो, यदि ये जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस है तो 500-600 बॉर्डर्स में होना चाहिए, हर नेबरिंग बॉर्डर्स में होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो कुछ 30-35-40 बॉर्डर्स हैं, मैक्सिको, अमेरिका, यूक्रेन, रसिया, इजराइल, फिलिस्तीन, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ऐसे कुछ बॉर्डर्स हैं जहां रिपीटेडली प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम यदि जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम है तो 500-700-600 जगह होना चाहिए, लेकिन ये 30-40 जगह पे होती है। इसका मतलब है कि जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, ये लैंड जेनेटिक्स है जो प्रॉब्लम, लेकिन उसके रीजंस कुछ और होते हैं। वो रीजन लैंड जेनेटिक्स क्रिएट करती है। जैसा मैंने आपको पहले बोला कि जो अर्थिंग मिलती है और सेरिब्रल का जिस पार्ट को टिंगल करती है, वो पार्ट एक्टिवेट होता है और वो पार्ट अपने एक्शन में, मोड में आता है। तो उस जगह की लैंड जेनेटिक्स आदमी को इतना हाइपर करती है कि वो आपस में भिड़ जाते हैं, और भिड़ते हैं वो 2 कंट्रीज भिड़ जाते हैं। तो ये पक्का है कि लैंड जेनेटिक्स के थ्रू हमको ये समझ में तो आता है यहाँ होगा, तो ये भी पक्का है कि वो कंट्रोल नहीं हो सकता है। इसको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर, जब तक लैंड जेनेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक ये जियोपॉलिटिकली कंट्रोल होने वाला मुश्किल है। अच्छा, क्या आपको लगता है आप में इतना पावर है कि आप इन कंट्रीज के लैंड जेनेटिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और ये वॉर्स रुकवा सकते हैं? ये गारंटी कर सकता हूँ कि लैंड जेनेटिक्स कुछ भी कर सकता है, लेकिन उस लैंड जेनेटिक्स को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि नहीं, ये गारंटी नहीं कर सकता। यूएन ने कभी चांस दिया तो जरूर मैं विजिट करके कोशिश करूंगा कि क्या हो सकता है। वेरी नाइस, सो गुड टू नो। फिर धीरे धीरे, जैसे आपको एक एग्जांपल बोलूं मैं, कि न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी को डिस्कवर किया, इसको इन्वेंशन नहीं बोल सकते। एप्पल गिरा और उन्होंने बोला कि लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसा कुछ होता है, जिसको लोगों ने माने। लेकिन जिस दिन एप्पल गिरा और जिस दिन इन्होंने उसको करे, ऐसा नहीं कि उसके पहले ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता था, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा से था। उस दिन वो एविडेंशियल प्रूफ मिला उनको, और उसके बाद उन्होंने उसको प्रूफ किया और साइंस ने बोला कि ऐसा होता है। फिर उसके बेसिस पे और रिसर्चेज हुई। तो इंडिया जो रहा, इंडिया के पास इतना ज्ञान था, कोई भी चीज को डेवलप करने के लिए पहले कॉन्सेप्ट चाहिए। वो एप्पल गिरता ही नहीं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स को खोजते ही नहीं। एप्पल गिरा मतलब वो एक कोई इवेंट हुआ ऐसा। तो आपको कोई कॉन्सेप्ट चाहिए किसी चीज को प्रूफ करने के लिए। अभी बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं, बहुत लोग, कई जगह होता है इंटरव्यू, कि आप मूर्ख बनाते हो लोगों को, बेवकूफ बना रहे हो, पेट भरने के लिए काम करते हो अपना। मैं उनसे बोलता हूँ कि अभी तो मैं पैसे ही नहीं लेता हूँ 90% लोगों से, तो पेट तो भरने के लिए अब काम नहीं करता हूँ, करा हूँ मैंने कभी। अब तो मैं सोसाइटी वेलफेयर में कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको उस पेनिट्रेशन से समझा हूं कि ये आदमी की जिंदगी का कुछ भी वो हिस्सा बदल सकता है। यदि ये कुछ बदल सकता है तो इसलिए मेरे अंदर ये पैशन आ गया कि मैं विज्ञान भवन में बोलने गया एक बार एड्स डे में, पूरे एड्स सर्वाइवर थे वहां पर। तो मैंने उनको बोला, जब डॉक्टर ने आपको मना कर दिया कि अब आप, मेरे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं, जब फार्मासिस्ट ने बोला मेरे पास कोई दवा नहीं, जब रिसर्चर ने बोला कि मेरे पास कोई अब कोई नया कोई इन्वेंशन नहीं है, तभी मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप गिव अप मत करो। आप जिस शहर में रह रहे हो, शहर बदल के देखो। और आपको लगता है सारे एड्स सर्वाइवर्स सिटी बदल के अपना एड्स क्योर कर सकते हैं? नॉट क्योर कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं।
क्योर और कंट्रोल में डिफरेंस है। कंट्रोल कर सकते हैं। आप शहर बदल के देखो, और ये सिर्फ एड्स के लिए नहीं है, बहुत सारे लोगों के बिजनेस के लिए। लोग बोलते हैं ना कि मेरे तो मैं नागपुर में था तो नहीं चला, रायपुर में आया तो बस भगवान की कृपा हो गई। आपके टेम्परामेंट को, आपके बिहेवियर को कौन सी लैंड सिंग कर रही है, ये आपको जिस दिन मिल गया उस दिन आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो जब आपको लैंड जेनेटिक्स का इतना आइडिया है तो क्या आप परफेक्ट लैंड में खुद रहते हैं? मेरी भी लाइफ जैसे कॉमन मैन की लाइफ होती वैसी मेरी लाइफ थी। मेरे पास भी उतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं जो जगह मुझे पसंद आए और मैं 500 करोड़ में खरीद लूं और उसमें एक 100 करोड़ का घर बना लूं और मैं अपने जेट से घूमना शुरू करूं। क्योंकि एक हम लोगों की मेंटालिटी है, स्पेशली ईस्टर्न वर्ल्ड की, कि यदि मैं BMW से आऊंगा तो आप मेरी बात ज्यादा ध्यान से सुनोगे, यदि मैं रिक्शे से आऊंगा तो आपको लगेगा जब तुम खुद नहीं कर सक रहे हो पंडित जी तो हमारा क्या भला करोगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर बीमार नहीं पड़ता है, हर डॉक्टर किसी ना किसी बीमारी से मरता है, तो डॉक्टर भी बीमार पड़ता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम डॉक्टर से इलाज कराना छोड़ देंगे। नॉलेज एक चीज है, डेवलपमेंट एक चीज है। मेरे डेवलपमेंट के लिए मुझे यूषा किरण का एक फ्लैट दिला दो, आप गिफ्ट कर दो, मैं कल कुछ करके दिखा दूंगा आपको, लेकिन वो कौन गिफ्ट करेगा मुझे। तो परफेक्ट लैंड में चूज कर सकता हूँ, लेकिन वो लैंड में खरीद सकता हूँ कि नहीं, फिर मुझे कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन मैं इतना जरूर करता हूँ मेरी लाइफ में कि मेरे जो भी लोगों से कोऑर्डिनेशन है, चाहे इनसाइड द फैमिली, आउटसाइड द फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स, बिजनेस फैमिली, वहां मेरा कोऑर्डिनेशन इतना स्मूथ रहे कि लाइफ को मैं डेली और हर क्षण जी सकूं। पैसा इतना रहे कि मुझे कोई चीज से कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, उतनी सब भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। वेरी नाइस। कैन लैंड जेनेटिक्स हेल्प डिफॉल्टर्स? Which type of defaulters? फाइनेंशियल डिफॉल्टर्स। फाइनेंशियल डिफॉल्टर्स के लिए तो मैं बहुत कहना चाहता हूँ, और बहुत सारा मेरे मन में ये आवाज मोदी जी तक जाना चाहिए, ये आवाज ट्रम्प जी तक जाना चाहिए, हर देश के जो टॉप लीडर्स हैं उनको पता होना चाहिए। क्योंकि कोई भी दुनिया, कोई भी परिवार, कोई भी देश बिना इकोनॉमिक्स के चल नहीं सकता। हर चीज की सर्वाइवल की रीढ़ की हड्डी फाइनेंस होती है। जब कोई इंडस्ट्रीज, बड़े बिजनेसमैन, HNI, बिजनेस टाइकून डिफॉल्टर होते हैं तो वो एक ग्रुप डिफॉल्टर नहीं होता है, उस पूरे देश की इकोनॉमी को हिलाता है। जैसे टाटा ने पूरे देश की इकोनॉमी को राइज किया, बूस्ट किया है। यदि टाटा है, अंबानी है, अडानी है, मैं तो इनके साथ इनको कुछ फ्री टिप्स देना चाहता हूँ यदि ये पूछे तो मेरे से। ये बड़े लोग हैं क्योंकि ये उनके वेलफेयर में नहीं होगी वो टिप्स, वो इनडायरेक्टली देश के वेलफेयर में, क्योंकि ये देश की इकोनॉमी है। यदि ये कुछ गड़बड़ाएंगे तो देश की इकोनॉमी गड़बड़ाएगी। तो इन हर इंडस्ट्रीज को ये समझना पड़ेगा कि जैसे इसके लिए हम ये बात करें कि जब हमारे यहाँ से बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बहुत छोटा 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ के फाइनेंस की बात नहीं करता हूं मैं, लेकिन जब 2000 करोड़, 5000 करोड़, 50,000 करोड़, 2 लाख करोड़ का फाइनेंस होता है, उस फाइनेंस से जब कोई प्रोजेक्ट लगता है, उस प्रोजेक्ट में कम से कम 5,000, 10,000, 20,000 फैमिलीज इन्वॉल्व होती है, और उन फैमिलीज के इनडायरेक्टली कोई 10 लाख फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो एक प्लांट या एक यूनिट का फेल होने का मतलब खाली एक फैमिली जो प्रमोटर है उसका नहीं होता है, एक पूरे देश में, एक इकोनॉमी में हलचल होती है। आपको पता हो यदि तो टाटा ग्रुप में रतन टाटा जी के बाद उनके सक्सेसर के तौर साइरस मिस्त्री आए थे, लेकिन साइरस मिस्त्री को 3-4 साल में ही छोड़ना पड़ा पोस्ट। उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट आया, जो पब्लिक में आया, जो मीडिया में आया, उससे ये पता लगा कि लंदन में उनका जो बिजनेस था वो बिजनेस उस समय लॉस मेकिंग बिजनेस था। तो बीइंग अ बिजनेसमैन या इंडस्ट्रीज, साइरस मिस्त्री का सजेशन था कि ये यूनिट्स को वाइंड अप करना चाहिए, बंद करना चाहिए। और रतन टाटा जी का कहना था कि हम चैरिटी ग्रुप हैं, यदि हम उनको बंद कर देंगे तो वो जो डायरेक्ट 30,000 फैमिलीज उसमें इन्वॉल्व है, इनडायरेक्टली 3 लाख और 30 लाख लोग इन्वॉल्व है, उनका क्या होगा। भले ही लॉस मेकिंग है, कहीं से प्रॉफिट कमा के वहां डाला जाए और उनको चलाया जाए। शायद ये स्टोरी ऐसी थी कि रतन टाटा चाहते थे वो चले और साइरस मिस्त्री चाहते थे कि वो नहीं चले, लेकिन अल्टीमेटली रतन टाटा की जीत हुई, क्योंकि वो फिलैंथ्रोपिस्ट इसलिए कहलाए कि उनका बेसिक इंटेंशन था इस पैसे से सोसाइटी में क्या वेलफेयर होने वाला है। तो ऑलरेडी वो सोसाइटी वेलफेयर कर ही रही थी उसमें, तो
ऐसे यूनिट्स को मैं तो ठीक कर सकता हूँ, लेकिन जब इतने बड़े बड़े यूनिट लगते हैं तो ये यूनिट जब 50,000 करोड़ का कोई लगाता है तो वो वर्ल्ड के बेस्ट टू बेस्ट कंसल्टेंट लेता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट ले, फाइनेंशियल कंसल्टेंट ले, एचआर कंसल्टेंट ले, प्रोडक्ट कंसल्टेंट, जो भी लेगा, वास्तु कंसल्टेंट, हॉरोस्कोप कंसल्टेंट, जो भी लेता वो बेस्ट लेता वर्ल्ड के। लेकिन उसके बाद भी देखिए आप, इतना होने के बाद भी आपने अभी 5-10 सालों में देखे, ये 10 सालों में, कि कितने लोग एनपी हुए, एनसीएलटी हुए, डिफॉल्ट हुए। तो एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं इसमें, जो निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि 100 में से 99%, 95% इंडस्ट्रीज के बैड इंटेंशंस कभी नहीं होते लोन लेते समय। वो कभी डिफॉल्ट करने के लिए लोन नहीं लेते। वो कभी किसी बैंक के पैसे डुबाने के लिए, पैसे लेके अपने ऊपर उड़ाने के लिए नहीं लेते। यदि किसी ने 50,000 करोड़ लिया है तो खुद पे कितना उड़ा सकता है वो? कितने कपड़े खरीदेगा, कितने हवाई जहाज खरीदेगा, कितने बंगले बनाएगा? उसका किसी कारण से वो फैक्ट्री एनपी होती है, एनसीएलटी होती है। तो वो जो मिसिंग चीज होती है वो लैंड जेनेटिक्स होती है। यदि एक फैक्ट्री डिफॉल्ट करती है तो कितना सारा देश का सिस्टम हिलता है, इकोनॉमी हिलती है। तो मेरा एक हर देश की गवर्नमेंट से, हमारी गवर्नमेंट से, हमारे बड़े लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब बड़ा काम करो लैंड जेनेटिक्स को इग्नोर मत करो। कैसा स्लोप होना चाहिए, कहां पर, सिर्फ वास्तु से करोगे तो दैट इज अबव द ग्राउंड। पहले लैंड चूज करो आप। आपको मैं ऐसे इंडिया में बहुत सारे एरियाज बता सकता हूँ जहां की पूरी फैक्ट्री फेल हो गई। प्लीज बताइए। झारसुगड़ा में हीराकुद डैम बना हुआ है, वहां पर जो रिवर है, रिवर के एक तरफ की सारी फैक्ट्री परेशान है और एक तरफ की सारी फैक्ट्री सर्वाइव कर रही है। 2-5-10 किलोमीटर दूर तक फैक्ट्री, रिवर का साइज, डेप्थ, विड्थ सब डिपेंड करती है कि कितनी दूर तक इसकी इंटेंसिटी जाएगी, बीच में कितने ब्लॉकेट्स हैं। तो वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि इस एरिया में फैक्ट्री की सर्वाइवल टफ रहेगी, इस एरिया में फैक्ट्री की सर्वाइवल इजी रहेगी। यदि हम इंडस्ट्रियल एरिया चूज करके बनाए, कोई कारण ही नहीं है कि फैक्ट्री फेल हो। जो बड़ी यूनिट लगती है वो इंडिपेंडेंट एरिया में लगती है, वो इंडस्ट्रियल एरिया से दूर होती है। उनका अपना पूरा इंडस्ट्रियल 1000 एकड़ 5000 एकड़ का इंडस्ट्रियल बेल्ट होता है, तो उस बेल्ट को चूज करके बनाना चाहिए। नहीं तो रतन टाटा जी जैसा, अब बोलते हैं मार्केटिंग की बात है, लेकिन नैनो यदि बंद हो गई, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो वो कैसे बंद हो सकता है? नहीं हो सकता। अनिल अग्रवाल साहब वेदांता वाले, वो जितनी उनकी हिस्ट्री, अभी आजकल वो एक आपके बराबर एक करली टेल है, फेमस है आपके जैसे ही, वो भी, तो उसमें अनिल अग्रवाल जी की बहुत सारी स्टोरी मैं सुनाऊं कि बिहार के कोई छोटे से गांव से आए और बहुत गरीबी से रहते थे, और तो बाकी आम जनता सोचती है ये मिरेकल हुआ कैसे, ऐसा उन्हीं के साथ क्यों हुआ और बाकी सबके साथ क्यों नहीं हो सकता? तो ये सबके साथ पॉसिबल है। उस पॉसिबिलिटी के लिए रिसोर्सेज, फैसिलिटीज उसकी जरूरत नहीं है, उनका विजन इतना बड़ा है कि वो 200 की जगह हर चीज को 2 लाख 2 करोड़ सोचते थे। वो हर चीज को, हम 100 टन का सोचते हैं, वो 2 लाख टन का सोचते थे। विजन बड़ा था। ये विजन आया कहां से, और उनका ही क्यों आया वो विजन? जिस जगह में, जैसे मैंने बोला मोदी जी हुए, जिस जगह में विवेकानंद जी पैदा हुए, जिस जगह में अनिल अग्रवाल, आप चेक कराइए लैंड जेनेटिक्स से, डेफिनेटली अच्छी होंगी। तो अच्छे लोगों को जन्म देने के लिए अच्छी जगह होना चाहिए। एक आपने यदि नाम सुने हो, शायद आपने नहीं सुने होगे या सुने हो, महर्षि महेश योगी। हिंदुस्तान के वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पतंजलि को पूरे विश्व में इंट्रोड्यूस कराया, महर्षि महेश योगी। अभी उनके भतीजे लोग हैं, आनंद श्रीवास्तव जी लोग, मैं उनके पास गया था एक बार, तो नोएडा में वो एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे। उस यूनिवर्सिटी का काम क्या था? डिजाइनर बच्चे पैदा करना। अभी तक आपने डिजाइनर कपड़े पहने, डिजाइनर शूज देखे, डिजाइनर कार देखे, डिजाइनर बच्चे। अब डिजाइनर बच्चे कैसे होंगे? डिजाइनर बच्चे मतलब विवेकानंद एक नहीं 1 लाख पैदा हो, महावीर स्वामी एक नहीं 1 लाख पैदा हो। अब ये बनेगा कैसे? तो उन्होंने मेरे को जगह दिखाए, उन्होंने बोले पूना में जगह है, आप चूज करो जगह और वहां यूनिवर्सिटी बनाई जाए। जब बच्चों की शादी हो, लड़के लड़की की, उनको शादी के बाद वहां कॉटेज दी जाए। किसको कौन सा कॉटेज दिया जाए? किसको फाइनेंस का मास्टर बच्चा पैदा करना है, किसको एक्टिंग का मास्टर बच्चा पैदा करना है, किसको बेस्ट क्रिकेटर, आप उनके हट्स चूज करते जाओ, उनकी जगह चूज करते जाओ, वहां वो पति पत्नी रहेंगे, कंसीव करेंगे, वहां बच्चे को जन्म देंगे। उसके बाद उनका बच्चा सचिन तेंदुलकर बनेगा, उसके बाद उनका बच्चा, क्योंकि ये
बहुत जन्म जन्मांतर से कैरी फॉरवर्ड होगा और उस जगह में डिजाइनर बच्चे पैदा होंगे। That's वो astonishing. अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाई बात आगे, या कर नहीं पाए वो। अदरवाइज मैं आज भी गारंटी करता हूँ डिजाइनर बच्चे, आप मेरे से बताओ, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ डिजाइनर बच्चे और कैसे पैदा किए जा सकते हैं। वो लैंड जेनेटिक्स के थ्रू बिल्कुल किया जा सकता है। वाह, व्हाट अ कॉन्सेप्ट, दैट्स क्रेजी। और अब मैं जो ये करता हूँ, आपके पास पॉडकास्ट में आता हूँ, सबके पास जाता हूँ, घूम घूम के मैं देश में चिल्ला चिल्ला के दुनिया में कहना चाहता हूँ, खूब जगह वर्कशॉप करता हूँ कि ये बात उन लोगों तक पहुंचे जो लोग कुछ कर सकते हैं इस देश के लिए, दुनिया के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, कि वो इस विषय को सुने, समझे, मनन करें। मेरे प्रमोशन के लिए मेरे नाम को खत्म कर दें वो, लेकिन इस विषय को एस्टैब्लिश करने की दिशा में काम करें कि कोई कारण नहीं है कि आप दुनिया भर दो विवेकानंद से, कोई कारण नहीं कि विद्यासागर जी जैसे लोगों से भर दो आप दुनिया को, बड़े बड़े आचार्यों के जैसे दुनिया बन जाए। और इस दुनिया में जो चीज कल्पना करते हैं हम, पीस हो, शांति हो, काउंसलिंग से कुछ समय तक सबकॉन्शियस माइंड स्टोर करता है, फिर वो जब वॉश आउट होती है आदमी अपने ओन वे में आता है। लैंड जेनेटिक्स आपको इनहेरेंटली परमानेंट वैसा आपको कर देती है कि आपका बिहेवियर ही वो हो जाता है। बट लाइक यू सेड, every land cannot connect to every human being in a same way, right? हर इंसान के केमिकल कॉम्पोजिशंस अलग होते हैं जिससे लैंड डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करता है। सो आर दीज नॉर्म्स डिफरेंट फॉर मेल एंड फीमेल? अगेन एक एग्जांपल बोलता हूँ, उषा किरण। जैसे मैंने बोला कि वहां हर आदमी पैसे वाला होगा, उस लैंड का जेनेटिक्स था कि वहां पर पैसे की कमी कभी नहीं रहेगी। लेकिन उस पूरी बिल्डिंग में क्योंकि सबके इंटरनल अरेंजमेंट, स्पेस अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट थे, उसके कारण उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट इम्पैक्ट आ रहे थे। किसी के घर में हेल्थ के इश्यूज आ रहे थे, किसी के घर में रिलेशंस के इश्यूज थे, किसी के घर में कोई डिफरेंट इश्यूज थे, लेकिन पैसे का किसी के यहाँ कोई कमी नहीं थी। यदि वो सब पूरा मेरे को हैंडओवर कर दो आप, मैं पूरा ऐसा डिजाइन कर दूंगा कि पॉजिटिवली सबके पास पैसा बहुत सारा आ जाएगा। यदि आप अंबानी फैमिली की भी बात करोगे तो बाद में उन्होंने घर चेंज किए, सबके अलग अलग हुए। जैसे पूरी दुनिया में स्टोरीज है, 2 ब्रदर्स की फैमिली है और दोनों में भी बहुत डिफरेंस हो गया। पैसों में कितना हुआ पता नहीं, लेकिन क्रेडिबिलिटी में बहुत जमीन आसमान का फर्क हो गया। तो ये भी उनकी लैंड जेनेटिक्स है। जिस दिन चाहे वो कॉन्टेक्ट करें, मैं आप उनको एक दिन में उनकी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों बताऊंगा। यदि अच्छी लैंड जेनेटिक्स मिले तो कोई भी आदमी मुकेश अंबानी हो सकता है, कोई भी आदमी रतन टाटा हो सकता है। मैं आपको बोलता हूँ, एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। एक बार मेरे को मौका मिला भरूच जाने का। भरूच गुजरात में एक शहर है। एक हमारे देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, बड़े आदमी हैं, कुमार मंगलम बिरला साहब। उनकी मदर आज देश दुनिया में जानी जाती हैं, जैसे रतन टाटा जाने जाते हैं, उनकी मदर जानी जाती है। कोई भी मुसीबत का मारा यदि उनके पास पहुंच जाए तो खाली हाथ नहीं आएगा। सिर्फ इन टर्म ऑफ मनी नहीं, किसी भी सेंस में वो लोगों को लिए 24, अब वहां तक पहुंच होना चाहिए, नहीं तो वो 24 आवर्स अवेलेबल है, आपको जो मदद चाहिए। उनके जितने लोग हैं वो उनसे डरते नहीं है, उनका सम्मान करते हैं, उनको प्रेम करते हैं, लोग प्यार करते हैं जो उनसे कनेक्टेड लोग हैं। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ। तो मुझे भरूच जाने का मौका मिला। कुमार मंगलम साहब ने बिजनेस टेक ओवर किए तो उन्होंने मर्जर और एक्विजिशन, उन्होंने मैक्सिमम मर्जर और मैक्सिमम एक्विजिशन किए, नया बहुत कम खड़ा किया उन्होंने। भरूच में एक उन लोगों का प्लांट लगा जो ऑलरेडी उनके पास उसकी लिगेसी थी विस्कस फाइबर प्लांट की, वो नया प्लांट लगा रहे थे। उनके वास्तु कंसल्टेंट भी थे, उनके नीचे थे 4-5 वास्तु कंसल्टेंट भी थे। लेकिन जब ही हमने विजिट किए और लैंड जेनेटिक्स के पैरामीटर्स में उसको चेक किए, जैसा मैंने बताया वास्तु तो ग्राउंड के ऊपर है, ग्राउंड के अंदर जो था, जो वो लैंड थी उसके आसपास का एरिया था, जब हमने उसको चेक किए तो मैंने उनको बोला कि ये प्लांट आपका, जैसे उन्होंने उस समय बताए थे कि ये 2500 करोड़ का इसका हमारा एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड कॉस्ट है। मैंने कहा ये 6000 से कम में नहीं होने वाला है, और क्या 2014 में कमीशन होगा। मेरा कहना था कि 16 के पहले किसी हाल में कमीशन नहीं होगा। तो उन्होंने बोले लिख के दे सकते, तो मैंने उनको लिख के दिया था कि नहीं होगा। वो 2017 में कमीशन हुआ और 6600 करोड़ में कमीशन हुआ। वाओ। और उसके बाद भी शायद वो
चलाने में मुश्किल थी, क्योंकि ये उनके वेलफेयर की बात नहीं। उस इंडस्ट्री से कम 500,000 फैमिलीज जुड़ी होंगी, जिनसे कुछ 50,000 फैमिली जुड़ी होंगी। और क्योंकि वो बिल्डर लोग हैं, वो बिजनेस तो देखते ही देखते हैं, लेकिन बिजनेस के से ज्यादा उन लोग पब्लिक वेलफेयर में, जैसे टाटा करते हैं ये। इसलिए हम लोग जब छोटे थे हम सुनते थे रतन टाटा बिरला, और कुछ सुनते नहीं थे। यदि अडानी साहब की आज जो ग्रोथ हुई है, उसके पीछे निश्चित रूप से उनका बर्थ प्लेस चेक करो आप, और जिस जगह में वो रहा है, कोई कारण नहीं कि फिनोमिनल जगह होगी वो, जहां से उनकी इतनी ग्रोथ आई है। तो इन दैट केस तो एक ही हॉस्पिटल में कितने बच्चे पैदा होते हैं, और वो हॉस्पिटल का अगर लैंड जेनेटिक्स अच्छा है, अगर टाटा बिरला जिस हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं, अगर वो हॉस्पिटल का लैंड जेनेटिक्स इतना स्ट्रांग है, तो बाकी बच्चों को भी कुछ हद तक उतना स्ट्रांग 100% सबको मिलेगा, लेकिन सबके पैरामीटर्स आते हैं, सबके केमिकल कॉम्पोजिशन। जैसे हमारी बॉडी जो है वो 3 चीजों से मिलकर बनी है, बोन्स, मसल्स और ब्लड। और इन सब का बेसिक कॉम्पोजिशन जो होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम। जब भी कुछ तकलीफ होती है ना, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कोई थोड़ा बायोकेमिक इफेक्ट छोटा टैबलेट देता है, फिर कभी ज्यादा है तो वो इंजेक्शन देता है, फिर कुछ ज्यादा है तो सर्जरी करता है। तो वो उस बायोकेमिक इफेक्ट से उस केमिकल बैलेंस करता है और हमारी हेल्थ अच्छी हो जाती है। तो ऐसे ही सब बॉडी का, जैसे कोई एक दवाई एक बॉडी में, हमको डॉक्टर के पास क्यों जाना है? दवाइयां तो मेडिकल स्टोर में 50 दवाइयां स्टैंडर्ड दवाइयां, फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत क्या है? जब हमको पता हो गया कि कार्डियक की ये दवा है, यूरिन की ये दवा है, किडनी की ये दवा है, बस वो लेते जाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर बॉडी का केमिकल कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है, उसके डोजेस, और वो मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन किस बॉडी पे काम करेगी, उसके डोज क्या होंगे। इवन दो सेम मेडिसिन विद डिफरेंट डोजेस, वो डिफरेंटली इफेक्ट करती है। इसलिए डॉक्टर का भी देखना, सेम मेडिसिन घर के 2 लोग जाते हैं, दोनों को डोजेस अलग अलग बोलते हैं। तो ये जो केमिकल कंपोजिशन होता है, इसके कारण हर बॉडी में, एक हॉस्पिटल में पैदा होने के बाद भी सबका बिहेवियर, सबका अपब्रिंगिंग अलग अलग हो जाता है। Okay, that makes sense. That is indeed true. So, any celebrity story that you would like to share with us? राजपाल यादव जितने खूबसूरत एक्टर हैं अपनी इंडस्ट्री में, एक्टिंग के लिए मेरे को नहीं लगता कोई भी, हम लेमैन के तौर पे तो पसंद करते ही हैं, इंडस्ट्री में भी कोई ये क्लेम करे कि राजपाल यादव को एक्टिंग नहीं आती। उनकी बॉडी में जितनी स्टेबिलिटी, और बॉडी का माइक्रो एमएम में जितना वो हिला पाते हैं बॉडी को, जिस तरह के वो फ्लिप कर पाते हैं। मैं जितने लोगों को जानता हूं, बहुत लोगों को जानता हूं, कभी कभी तो मैं सेलिब्रिटी कॉन्फ्रेंस में गेस्ट बन जाता हूं, तो मैं वहां बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं कि राजपाल यादव की एक्टिंग के लिए कोई भी डाउट करेगा। लेकिन उनकी लाइफ में ऐसे फेज आए जो पूरी दुनिया को पता है, जो आजकल फेसबुक का जमाना है, गूगल का जमाना, जो उनकी लाइफ में ऐसे ऐसे फेज आए जिसको वो डिजर्व ही नहीं करते, जो आना ही नहीं चाहिए उनकी लाइफ में। किसी कारण से एक बड़े क्रिकेटर हैं अजहरुद्दीन साहब, उनके जो मैनेजमेंट करते हैं सानिया मिर्जा के, अजहरुद्दीन साहब के, उनके थ्रू राजपाल यादव मेरे से कनेक्ट हो गए। राजपाल यादव मेरे घर आए, सब बात हुई हमारी, मैंने उनके घर गया, सब समझा, और मैंने उनको जिस फ्लैट में रहते थे वहां से निकाल के दूसरी जगह एक फ्लैट दिलाया उनको। वो दूसरे फ्लैट में गए। अब इसके आगे की स्टोरी मेरे ख्याल से मुझे नहीं बताना चाहिए, वो राजपाल यादव साहब को खुद बोलना चाहिए कि क्या थे और कैसे लाइफ में चेंज आया। क्योंकि जब तक ये लोग स्ट्रांगली नहीं बोलेंगे, सब्जेक्ट को एंडोर्समेंट नहीं देंगे, तब तक लोगों को ये नहीं पता लगेगा कि सब्जेक्ट की स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि जब ये बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, दुनिया मानती है, और नो डाउट उनके जैसा कलाकार मिलना मुश्किल है, लेकिन इन सेलिब्रिटीज को चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ेगा। मैं किसी कारण से रीना रॉय से जुड़ा था बहुत साल पहले, और जब उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ जो भी था, तो वो मुझे बहुत चाहती थी, बहुत चाहने लग गई थी। वो मुझसे कहती थी कि दीपक, हम वो लोग हैं जो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं मीडिया में, टीवी में, हम जो चिल्ला के बोलने वाले हैं वो पूरी दुनिया सुनती है। और नो डाउट आज
यदि हमारे यहाँ पर करण जौहर कुछ बोले, एकता कपूर कुछ बोले, तो हर घर के हर सदस्य ने सुना उनकी बात। यूथ ने करण जौहर की सुना है, एकता कपूर की थोड़े मिडिल एज और सीनियर सिटीजन ने सुने। लैंड जेनेटिक्स मेरे ख्याल से एक नहीं 1 लाख बना सकती है, चाहे जहां बना सकती है, हर बच्चे को विक्रमादित्य बना सकती है। जरूरत है इसको सुनने की, समझने की, और उन लोगों के सुनने और समझने के लिए जो देश के लिए कुछ कर सकते हैं। वो पॉलिटिशियन हो, वो जुडिशरी हो, वो ब्यूरोक्रेट्स हो, वो बड़े इंडस्ट्रिस्ट हो, बड़े क्रिकेटर हो, सेलिब्रिटीज हो, बड़े बॉलीवुड वाले हो, हर, और खाली इंडिया में नहीं, हॉलीवुड वालों को, ट्रम्प साहब को, एलन मस्क को, सबको सुनना और समझना, पुतिन साहब को, कि किस लिए कर रहे हैं। What do you think about the land genetics of parliament? अभी नया पार्लियामेंट बना इंडिया में, मेरा एक सजेशन हमेशा से है कि कोई भी ऐसा बिल्डिंग बने जो पार्लियामेंट हो किसी भी कंट्री का, असेंबली हाउस हो, कमिश्नर हाउस हो, जहां सेक्रेटरीट हो, जहां से वो डिसीजन लिए जाते हैं जो पब्लिक वेलफेयर में काम आते हैं, वो लैंड जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हेडक्वार्टर्स हो, जो लीडर्स के हेडक्वार्टर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस के हेडक्वार्टर्स हैं, जो सीएम के, पीएम के, गवर्नर्स के हाउसेस है, जहां से देश के लोगों का भला होता है, वो बहुत सारे नहीं रहेंगे। वो किसी भी देश में आप गिनने जाओगे, हिंदुस्तान में गिनोगे, कई देश तो ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के 4 डिस्ट्रिक्ट मिला दो तो देश बन जाते हैं। आप कहीं भी जाओगे तो, जैसे यदि हिंदुस्तान में देखोगे तो मुश्किल से 1000 हाउसेज होंगे जो आराम से किए जा सकते हैं। तो जो आपने पूछा संसद भवन, वहां पर देश के भविष्य का निर्णय होता है। वो कितना देश के फेवर में होगा, अच्छा या खराब, ये नहीं, देश के फेवर में होगा, ये डिसाइड करने के लिए हमेशा सिर्फ, ठीक है आजकल वास्तु सब जानते हैं, वास्तु का भी लैंड जेनेटिक्स जब तक अच्छी जमीन पे आप नहीं करोगे, वास्तु से बस, आपने बहुत सारे केस सुने होंगे कि वास्तु से परफेक्टली करे, लेकिन क्योंकि वो लैंड जेनेटिक्स अच्छी नहीं थी तो वो प्रोजेक्ट फेल हो गया, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। कोई लोगों ने वास्तु से कुछ नहीं किया फिर भी चल रहा है, क्योंकि उनकी लैंड जेनेटिक्स स्ट्रांग थी, जमीन उनको बहुत स्ट्रांग मिली हुई थी। यदि ये लंबा नहीं हो रहा तो मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ। एक पावर प्रोजेक्ट लगा, वास्तु के हिसाब से लगा, जितनी वास्तु की जानकारी कंसल्टेंट को थी और जितने जो इंडस्ट्रीज थे, प्रमोटर थे, उनके पास, जब वो फेल हो गया तो मेरे से पूछा गया, जब ये 100% वास्तु से बना है तो क्यों फेल हो गया। अब वास्तु के कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं। नॉर्थ ईस्ट में लेवल लैंड से संकन जमीन होना चाहिए, तो इसलिए बोर होल, ओपन वेल, पॉन्ड, टैंक सब नॉर्थ ईस्ट में किए जाते हैं। साउथ वेस्ट हमेशा हैवी होना चाहिए क्योंकि फोर्सेस को ब्लॉक करना है, तो वो हैवी होना चाहिए। हैवी होने के लिए वहां रॉ मटेरियल रखा जाता है, वहां पर हैवी चीजें रखी जाती है। पावर प्रोजेक्ट का जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है, रॉ मटेरियल होता है, वो पानी और कोल होता है। तो उन्होंने जो बनाया था, नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा लाखों लीटर का अंडरग्राउंड टैंक था, साउथ वेस्ट में 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख टन कोल था। वास्तु प्रिंसिपल पे तो था, लेकिन लैंड जेनेटिक्स में फेल कर गया, क्योंकि वो जो लैंड थी उसका ग्रेडियंट साउथ की तरफ था। जब ग्रेडियंट साउथ की तरफ था तो जो नॉर्थ ईस्ट में जो टैंक बना था उसका बॉटम लेवल, जैसे वो 10 फीट 20 फीट जितना भी गहरा था, बॉटम लेवल जो साउथ का जो रॉ मटेरियल एरिया था, यार्ड था, उससे वो ऊंचा था। तो वो अंडरग्राउंड टैंक नहीं होके वो ओवरहेड टैंक हो गया था उसके लिए, उस पूरे प्लांट के लिए। तो जो ओवरहेड टैंक के कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे थे उस प्लांट में थे। रॉ मटेरियल को फीड करने के लिए फीडर बनाना होता है, तो जब कोल का फीडर बना 40 मीटर बाई 80 मीटर बाई 120 मीटर, ये इतने बड़े तालाब, पूरे डैम जैसा तालाब हो जाता, उतना बड़ा वो फीडर बना जो साउथ वेस्ट में बना, क्योंकि रॉ मटेरियल वहां था। साउथ वेस्ट में खड्डा करने से पोटेंशियलिटी बढ़ जाती है, और पोटेंशियलिटी बढ़ती है तो मैंने आपको फिजिक्स का फिनोमेना बताया कि फोर्सेस आर ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम द हाई पोटेंशियलिटी टू लो पोटेंशियलिटी। नेचुरल इनफ्लो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट पे हो रहा है, आर्टिफिशियल आपने साउथ वेस्ट में क्रिएट कर दिया जो इनफ्लो को ऑफसेट कर रहा है, तो वो प्लांट बंद हो गया। उस प्लांट के बीच बीच में 1-2 बार मैं गया, कुछ थोड़े रेस्क्यू जैसे ऑपरेशन किए, लेकिन वो प्लांट अल्टीमेटली बंद हुआ। वास्तु में परफेक्ट होने के बाद भी बंद हुआ, क्योंकि वो लैंड जेनेटिक्स में फेल कर रहा था। तो हमको मदर अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। आपको एक छोटा क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, छोटी चीज आपसे पूछता हूँ,
और दर्शकों से भी सबसे पूछता हूँ, आप अभी अपन दोनों बैठे हैं सोफे पे बैठे हैं, ये हार्ड सरफेस है, ये सोफा जिस फ्लोर पे रखा है ये हार्ड सरफेस है, ये अर्थ जो है पूरी हार्ड है। जब हमको कहीं भी स्टेबिलिटी चाहिए तो हार्ड सरफेस चाहिए। यदि मैं आपको बोलूं आप हवा में 5 इंच ऊपर बैठो तो आप बैठ नहीं सकोगे। लैंड जेनेटिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वास्तु इसका एक पार्ट है। इसको बिल्डिंग बायोलॉजी बोलते हैं जर्मनी में, जापान में, न्यूरो आर्किटेक्चर बोलते हैं यूके में। इवन यूके में तो एक काउंसिल बना रहे हैं, न्यूरो आर्किटेक्चर काउंसिल, कि आप जो भी बिल्डिंग में रहेंगे वो बिल्डिंग पीसफुल हो, कैसे अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे, उसके लिए न्यूरो आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं। दीपल गाला टाइम्स ऑफ इंडिया की स्पेशल एडिटर हैं, तेलंगाना आंध्रा की। उन्होंने जब मेरा इंटरव्यू किया तो वो मेरे से बोले थे कि आप सर नासा से कनेक्ट करो। मेरे कनेक्ट थे पहले, खत्म हो गए, क्योंकि वो आपको ढूंढ रहे हैं। नासा वाले कह रहे हैं कि इंडिया में कोई आदमी मिलेगा जो लैंड की लैंग्वेज को डिकोड करेगा, क्योंकि लैंड की लैंग्वेज डिकोड होते ही पूरी दुनिया बदल जाएगी। जिस दिन लैंड की लैंग्वेज, जैसे वो हकीम लुकमान थे, वो ये बोलते थे ये पत्ती किस काम की, किस बीमारी में ये पत्ती काम आएगी। साइकोसोमेटिक क्या होता है कि आप सोचते क्या हो, विचार क्या करते हो, और जो नेगेटिव विचार आते हैं वो किस टाइप के हैं। किसी को डर लगता है, किसी के मन में लालच होता है, कोई धोखा देता है, ये डिफरेंट टाइप की नेगेटिविटीज है। वो नेगेटिविटी ग्राउंड के कौन से फोर्सेस से उन 144 में कौन सा फोर्स आपको टच कर रहा है, वो फोर्स सेरिब्रल के किस पार्ट को एक्टिवेट करता है कि वो नेगेटिविटी आती है। यदि वो फोर्सेस मिलेंगे ही नहीं, सप्रेस हो जाएंगे, तो हमेशा पॉजिटिव सोचने वाले। तो लाइफ को कंट्रोल करने के लिए ग्राउंड प्लेनिक फोर्सेस, कॉस्मिक फोर्सेस और बॉडी इटसेल्फ, ये तीनों मिलाएंगे तो इतनी खूबसूरत जिंदगी और दुनिया बनेगी कि इसके बराबर कोई दुनिया नहीं। कभी कभी मेरे से कोई बड़े लोग पूछते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि सर आप अपने बच्चों को 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ दे के मत जाओ, एक अच्छा घर और एक अच्छा ऑफिस दे के जाओ, उनकी जिंदगी की आपको चिंता ही नहीं करना पड़ेगा, उनकी जिंदगी पॉजिटिवली अच्छे रास्ते पे अच्छे से कटेगी, फिर पैसा उसको सपोर्ट करेगा। पैसा आप जितना भी दोगे, खत्म होने में, आपने कई बड़े ग्रुप में देखे, खत्म होने में 10 साल नहीं लगता, पैसा खत्म हो जाता है। लेकिन लाइफ को चलाने के लिए अच्छी जगह पे घर होना चाहिए, अच्छे ऑफिस होना चाहिए। देन ये आता है कि फिर 10 प्रोजेक्ट है, उसमें से 2 अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें क्या करनी है, या 4 अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, या जो 8 अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उसमें और क्या लीकेज है जिसको हम वाइंड अप कर, जिसको हम सोल्डरिंग कर सकते हैं, ये जरूर होना चाहिए। And is land genetics scientifically proven or is it just a hypothesis? आज से 5200 साल पहले, कुछ लगभग 5200 साल पहले, एक साइंटिस्ट आए लामास। उन्होंने बोले कि जमीन कुछ बोलती है, जमीन की भाषा है, उसको सुना जाए। तो लोगों ने उनको मोटे रूप से पत्थरों से मार के, मतलब उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करे। फिर इस बात को रिपीटेडली कुछ 1800 साल पहले डार्विन ने बोले, तो कुछ थोड़ी बात डार्विन की सुनी गई कि लैंड से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है। फिर डार्विन की कई थ्योरीज आई मार्केट में। उसके बाद आप जो भी बोलो, पागल बोलो, जो तीसरा आदमी में आ गया, जो अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ, कि जमीन बोलती सुनने की कोशिश करना चाहिए। यदि इसको आप ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखो, हाइपोथेसिस या सुपरस्टिशियस बोलने के पहले, एक बड़े बिल्डर हैं बॉम्बे के, लोधा बिल्डर, अभी उनका कोई एक एड आता है कि जमीन आपको कहीं भी पहुंचा सकती है, जमीन से आप कुछ भी कर सकते हैं। वो जमीन का इतना साइंस नहीं बता रहे हैं, लेकिन जमीन से कर सकते हैं। उनको भी ये समझ में आया कि यदि जमीन की कहीं वास्तु गलत है तो प्रोजेक्ट अटक जाते हैं, और जमीन की वास्तु अच्छी तो निकल जाते हैं। लेकिन वो वास्तु समझ में आई, लैंड जेनेटिक्स समझ में आई, लेकिन उसको वो बोल रहे हैं कि जमीन से आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो जब ये वाली बात आप अपनी मार्केटिंग में यूज कर सकते हो, तो इसके पीछे के साइंस को भी आप समझ सकते हो। और आपको समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए कि जमीन आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अब यदि हम इसके हाइपोथेसिस और सुपरस्टिशियस की बात करें, तो मैं आपको एक लिस्ट दे सकता हूं जिसमें कम से कम 20-30 नोबेल प्राइजेस हैं। वो यदि आप चेक करोगे तो वो नोबेल प्राइज इस पूरे सब्जेक्ट के छोटे छोटे हिस्सों पे मिले, लेकिन वो छोटे छोटे हिस्सों को हम कंपाइल करेंगे तब लैंड जेनेटिक्स बनेगा। लोडेड सब्जेक्ट। एक आध एग्जांपल मैं आपको बोलूं, 2014 में मेडिसिन का नोबेल मिला,
वो नोबल इस बात पे मिला कि एक चूहे को जहां बैठे वहां बैठाया गया, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, राउंड टेबल के चारों तरफ बैठा है, और उसका ब्रेन मैप को रीड किए, तो वो उसकी ब्रेन मैप की रीडिंग सब जगह अलग अलग थी। हम तो ये आदमियों के लिए बता रहे हैं कि यदि एक आदमी यहाँ बैठेगा तो इसका बिहेवियर ऐसा होगा, यहाँ बैठेगा तो ऐसा होगा, करेक्ट। यहाँ बैठेगा, हम तो उससे बहुत आगे की बात बता रहे हैं। And any international changes that you have witnessed due to land genetics, be it आप UK, Japan or आप इसके लिए ना कभी गूगल करो, आप गूगल करते होगे तो उसमें लिखो घोस्ट टाउन ऑफ चाइना, हाँ, तो आपको मिलेगा कि चाइना के 10 टाउन की लिस्ट है उसमें। उन 10 टाउन का ना हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत हाई था, वो कभी विलेजेस थे। तो चाइना में गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिवली काम करती है किसी भी चीज में, नॉट ओनली सब्जेक्ट पर्टिकुलर, क्योंकि वहां का कल्चर बहुत रिच है। जैसे मैंने बोला कि वो नेचुरली एकदम परफेक्ट वास्तु वाला कंट्री है। अब ये बोलना कि मैं चाइना का प्रशंसक हो गया हूँ, ये गलत बात है। मैं लैंड जेनेटिक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाइना बिल्कुल नहीं पसंद है लेकिन लैंड जेनेटिक्स के तौर पे चाइना एकदम परफेक्ट वास्तु वाला है। उन्होंने उस 10 विलेजेस को जिनका हैप्पीनेस इंडेक्स हाई था, उसको उन्होंने टाउनशिप में कन्वर्ट किया। और जैसे कन्वर्ट किया टाउनशिप में, तो यूनिवर्सिटीज बनी, कॉलेजेस बने, बहुत सारी चीजें बनी। लेकिन जो विलेजर्स थे, जो ओरिजिनल विलेजर्स थे, इवन वो भी नहीं जाना चाह रहा उसमें। क्यों? तो नई पॉपुलेशन आना तो अलग बात है, तो उसका हैप्पीनेस इंडेक्स खत्म हो गया, क्योंकि जो नया डेवलपमेंट हुआ वो अकॉर्डिंगली नहीं हुआ लैंड जेनेटिक्स के। और जैसे नहीं हुआ तो वो टाउन जो जिनका हैप्पीनेस इंडेक्स हाईएस्ट था, वो जीरो और माइनस में चला गया। ये आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। एंड अब उससे घोस्ट टाउन्स ऑफ चाइना डिक्लेयर कर दिया उसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया घोस्ट टाउन ऑफ चाइना, कोई रहने नहीं जाना चाहता हूँ। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। दिस ऑल इज लैंड जेनेटिक्स। आप मुझे दो, मैं यहाँ बैठ के बता सकता हूँ। अभी मैं तो गया नहीं चाइना कभी, मुझे वो 10 टाउन नहीं पता। मैं 2-3 चीजें बोल रहा हूँ, आप वहाँ चेक करो, 100% वहाँ वो मिल जाएंगे। वहाँ के साउथ में कोई उन्होंने बड़ा डैम बना दिया होगा, साउथ वेस्ट में उन्होंने कहीं पर वाटर रिजर्वायर बना दिया होगा टाउन की सप्लाई के लिए, कुछ ऐसे काम कर दिए होंगे उन्होंने डेफिनेटली। किसी टाउन को ऐसी जगह वो ज्यादा डेवलप कर दिया होगा जो किसी हिल के वेस्टर्न डाउन में होगा, सदर्न डाउन में होगा, तो जिसके कारण वो घोस्ट टाउन बन गए। ओके। यूके अभी न्यूरो आर्किटेक्चर, मैंने शायद पहले बोला कि आर्किटेक्चर काउंसिल बना रहा है। न्यूरो आर्किटेक्चर काउंसिल क्या है, यूएस में भी है, कि इफेक्ट ऑफ आर्किटेक्चर ऑन न्यूरल साइंस। हमारे यहाँ एक इशू क्या आ गया, वास्तु जब हमने बोलना शुरू किए, तो जब लोगों ने पूछे कि वास्तु क्या है, तो हमने साइंस ढूंढने की जगह लोगों को ये बोल दी स्टेट में शास्त्रों में ऐसा लिखा है। जो हमारे इंडियन शास्त्र हैं वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज नहीं है। साइंस जो है ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, और यही वो कारण है कि लोग साइंस मांगते हैं। साइंस का मतलब है कि ग्लोबल रिकॉग्निशन। अब ग्लोबल रिकॉग्निशन नॉर्मली वेस्ट साइड से आता है, क्योंकि वहां साइंस इंडिया से ज्यादा रिच है, लेकिन या ईस्ट से ज्यादा, कल्चरली ईस्टर्न पार्ट रिच है। इसीलिए वो लोग साइंस छोड़ के अब कल्चर में आना चाहते हैं, क्योंकि उनको यहाँ से नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे, और हम वेस्टर्न साइड में से जानते हैं हमको वहां से नए प्रोडक्ट मिलेंगे, और वो प्रोडक्ट और कॉन्सेप्ट का हैंड इन हैंड होगा। जापान का आप देखिए कितने कम समय में कितना राइज किया, कैसा उसने हिरोशिमा नागासाकी के बाद नीचे चला गया, और कैसे उसने राइज किया। तो इससे आप एक एक कंट्री का एक एक कैसे, तो जापान में ये मिरेकल कैसे हुआ? जापान का जो लैंड जेनेटिक्स है ना, उसमें डिजास्टर और डेवलपमेंट दोनों एक साथ है, जिसका डिटेलिंग में एक सीरीज लाने वाला हूँ, जिसमें एक एक कंट्री के बारे में बोलने वाला हूँ। हमारे इंडिया के लखनऊ क्यों कल्चरली इतना रिच है, कानपुर मैनचेस्टर था कैसे डाउन हुआ, कैसे फिर से वो राइज कर रहा है, बॉम्बे क्यों फाइनेंशियल कैपिटल है, कलकत्ता क्यों कल्चरल कैपिटल है, ये मैं फिर से एक सीरीज लाने वाला हूँ जिसमें हर शहर के बारे में बोलने वाला हूँ। तो जापान का जैसे यदि हम देखें कि ये उसमें प्रोसेस होने वाली है, ये जो हिरोशिमा नागासाकी हुआ था ना, यानी ये फिर 100-200 साल में फिर होगा, क्योंकि वहां का लैंड जेनेटिक्स ऐसा है, फिर वो रिच होगा, फिर वो डाउन होगा, फिर वो रिच होगा, फिर वो डाउन होगा। जैसे इंडिया में लूट हमेशा चलते रहेगी, रूलर कोई आते रहेंगे, लेकिन कल्चरली रिच रहेगा।
इंडिया हमेशा कल्चरली, ये इसकी लैंड जेनेटिक, इसके बारे में भी डिटेल में बोलने वाला हूँ कि क्यों इसकी ऐसी लैंड जेनेटिक से क्या होने वाला है, क्यों होता है ऐसा। हर शहर का, हर देश का, हर स्टेट का मिजाज होता है। यूपी ऐसा क्यों है, एमपी ऐसा क्यों है, छत्तीसगढ़ ऐसा क्यों है। आप देखिए किसी भी टाउन में जाइए, आप पेरिस जाइए, लंदन जाइए, बॉम्बे जाइए, दिल्ली जाइए, न्यूयॉर्क जाइए, साउथ न्यूयॉर्क, साउथ दिल्ली, साउथ मुंबई, west Mumbai will be any time rich, will be any time dominating to the entire city. उसका बेसिक रीजन होता है कि साउथ की या वेस्ट की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है। तो वहां जो लोग रहते हैं, वहां जो विजन खुलता है, वहां अनिल अग्रवाल जैसे लोग होते हैं जिनके विजन बड़े होते हैं, ब्रॉडर। साउथ मुंबई, जहां हम लोग 10,000 रुपए बचाने की गोरेगांव में बात करते हैं, वही काम के लिए बॉम्बे टाउन वाले बोलते हैं नहीं 10 लाख रुपए खर्च करो, ये 10,000 रुपए कम खर्च कर रहे हो। वो पॉकेट से खर्च करते हैं। उनका विजन बड़ा है कि तुम 10 लाख खर्च करो, तुम्हारे पास 10 करोड़ आएंगे, 10,000 खर्च करोगे, 10 लाख ले लेना। तो ये विजन की बात है। इसलिए साउथ हर टाउन के, हर जगह के वेस्ट बड़े। इवन घर में आप देखिए साउथ और वेस्ट की या बड़े वेवलेंथ की जगह घर के बड़े को दी जाती है, नॉट एग्जैक्टली साउथ वेस्ट कॉर्नर। जो बड़ी वेवलेंथ है घर के बड़े को दी जाती है, छोटी वेवलेंथ छोटे को दी जाती है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो घर की हायरार्की खराब होगी, घर का ऑर्डर खराब होगा, और जहां ऑर्डर खराब होगा तो उसका सिस्टम, उसका उस घर की कम्युनिटी बिगड़ जाएगी। तो इसीलिए उस हायरार्की को मेंटेन करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो यदि हम बहुत बड़ी बड़ी बात ना करें, छोटी छोटी बात भी अपनी जिंदगी में ला लेना तो जिंदगी बदल सकती है। एक मैं आपको छोटा एक एग्जांपल बोलता हूँ। मेरे कोई जानने वाले एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने मेरे को एक बार बोला कि यार मेरे घर में बताओ तो कुछ। उनका 1 BHK था। मैं 3 एग्जांपल बोलता हूँ, लास्ट फिनिश करता हूँ। उनका 1 BHK था। उन्होंने उनके घर में देखा, मैंने कहा सर आपका सब अच्छा है, आप बस हस्बैंड वाइफ ऐसे सोते हो, नहीं तो ऐसे जहाँ वाइफ है वहाँ हस्बैंड, जहाँ हस्बैंड है वहाँ वाइफ, वेवलेंथ इंटरचेंज करो। उन्होंने 2 महीने बाद फोन किए, 1.5 महीने बाद, कि हम दोनों डिनर करने जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा है सर, मजे करो, दोनों पति पत्नी डिनर कर रहे हैं। फिर 15-20 दिन बाद फोन किए कि हम लोग फिल्म देखने आए, और थोड़ा उनकी आवाज भारी हुई, थोड़े रुआंसे हुए। मैंने कहा सर क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो इनका पानी वानी पियो, फोन रख दो, पिक्चर देखो, बाद में जब फ्री हो जाओगे आप 2-4 घंटे बाद, अच्छा लगेगा तब फोन करना। उनका फिर फोन आया, कह सर जब मेरी शादी हुई थी तब मैं मेरी वाइफ से बोलता था गार्डन घूमने चल, रोमांस करेंगे, नैन मटक्का करेंगे, डिनर करेंगे, तो मेरा हाथ झटक रही थी। अब जब मेरी शादी को क्या 35-36 साल हो गए, मेरे बच्चों के बच्चे हो गए, मैं दादा हो गया, तब मेरे से कहती है कि तू मेरे साथ अकेले डिनर के पे चल, तू मेरे साथ फिल्म देखने चल। इन 30 सालों में मैंने सोचा था कि मैरिटल लाइफ ऐसी होती जैसी मेरी चल रही थी। ये आपने कौन से नए कलर दिखाए जो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैरिटल लाइफ में ये भी हो सकता है। ये ना फील है, मेरा काम है इसलिए मैं वर्ड्स दे पाता हूँ, नहीं तो ये फील है। जो फील करेगा उसको पता रहेगा कि उसने लाइफ में क्या पाया। एक बड़ी कंपनी थी, इंडिया में FDI नहीं आता था तो वो फॉरेन फंड यहाँ इन्वेस्ट करवाते थे। उनके खूब सारे 30-40 प्रोजेक्ट थे, 5 स्टार प्रोजेक्ट्स इंडिया। तो वो बोले तेरी बातें सुनने में बहुत अच्छी है और मजा आता है, ऐसा लगता है रात भर सुनते रहो, लेकिन प्रैक्टिकली ये काम कर रही कि नहीं कर रही मैं जज करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने घर बुलाया और अपनी पत्नी से मिलवाए, अपने बेटे से मिलवाए। मैंने थोड़ा देर बाद उनको बोला कि देखो आप फॉर्चुनेट हो कि आपका डिवोर्स नहीं हुआ। वो कैलकुलेटेड था, उसके डिटेल में बाद में बता सकता हूँ। तो वो बैठ गए रिक्लाइनर चेयर में, बोले बॉस मेरा डिवोर्स हो गया। तो मैंने पूछा वाइफ और ये बच्चा? तो कहे कोर्ट से मेरे को परमिशन है बच्चे को मिलने की, मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट में इसको बुलाया तेरे को मिसलीड करने के लिए, गलत सलत बोलने के लिए। उन्होंने मैंने बोला सर देखो जब इतना समझ में आया ना मेरे को कि डिवोर्स हुआ, तो मुझे ये सब देख के समझ में आ रहा है कि क्यों क्यों हुआ। मैं इसको ना रिवर्स भी कर सकता हूँ, ये सोफा गलत रखा था कि ये लाइट गलत रखा था कि ये कैमरा गलत था, मैं इस डिवोर्स को रिवर्स करा सकता हूँ। शायद आपकी वाइफ तैयार ना, आप पूछ लो, यदि तैयार हो तो। वो खुश भी बहुत हुई लेकिन उनकी वाइफ ने आउटराइटली मना कर, नहीं तो वो डिवोर्स रिवर्स भी हो सकता था। इस सब्जेक्ट में इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ है जो लाइफ के एक एक एंगल को कंट्रोल कर सकता है, समझ सकता है। For more such valuable information, hit like and subscribe. So Deepak ji, now let's start with a quick rapid fire round, and here you have to be really prompt. Okay, so let's get I will started. try my level best. So yes, here we go. One Vastu myth you wish people would stop believing. जैसा लोगों को लगता है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट
दो डायरेक्शन अच्छी दो खराब, ऐसा नहीं हो सकता। चारों डायरेक्शंस अच्छी हैं, क्योंकि पूरी दुनिया 25-25% चारों डायरेक्शन बसी हुई, 50% दुनिया खत्म हो जाती थी, खराब होती थी। So true. If a millionaire's house has bad vastu, will they still stay rich? हो सकता है रेयर केसेस में, लेकिन वो मनी विल बी फ्रॉम द रॉन्ग डायरेक्शंस। Okay. One celebrity or politician who desperately needs vastu correction. मुझे तो ऐसा लगता है अभी केजरीवाल साहब हैं, गांधी साहब हैं, जितने अपना पासवान जी हैं, अखिलेश जी हैं, सबको, क्योंकि ये सब देश के लिए काम कर रहे हैं और मेरे को भी देश के लिए इन लोगों को अच्छा करना है। इनके किसी के पर्सनल वेलफेयर में काम नहीं करना है, तो इनको सबको जरूरत है। Okay. Can vastu turn a failure into a billionaire? 100%। Okay. Have you ever walked into a place and thought this is cursed? बहुत सारी जगह गया हूँ। Okay. If you could redesign one famous building for better energy, which one would it be? मुकेश अंबानी साहब का घर। Which country has the best natural vastu? चाइना। Can vastu predict election results? नॉट प्रेडिक्ट बट इट कैन डिसाइड। Okay. Did you ever use vastu to fix your own problems? मेनी टाइम्स। What's more powerful, karma, destiny, or vastu? दिस इज अ चेन रिएक्शन। कर्मा, डेस्टिनी एंड वास्तु। डेस्टिनी आपकी बोलेगी तभी आपको अच्छा वास्तु मिलेगा, अच्छा वास्तु मिलेगा तभी आपसे अच्छा कर्मा और हार्ड वर्क करवाएगा, और ये पूरा की पूरा एक चेन रिएक्शन है। क्या बात है। Can bad vastu cause divorce? 100% मेरे आपको केस बता सकता हूँ। Which celebrity couple ignored it? यदि आमिर खान साहब के डिवोर्स हुए हैं तो उनको जरूर अपने घर की लैंड जेनेटिक्स चेक कराना चाहिए। यदि किसी के घर में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस होते हैं तो उनको जरूर चेक कर। मैंने बहुत सारे घरों में काम किया हूँ जहां पर पहले समझ में आता है कि यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है और उसको कैसे कंट्रोल करना है, वो ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाते। Okay. If vastu is real, why do billionaires in the West thrive without it? नहीं, ये गलत है कि वो लोग बिना वास्तु के रहते हैं। बस वो नोइंगली वास्तु नहीं करते हैं, लेकिन उनको अननोइंगली ऐसे हाउसेस, ऐसी लैंड मिलती है जहां से वो ट्रम्प बनते हैं, जहां से वो बाइडेन बनते हैं, जहां से वो ओबामा बनते हैं, जहां से वो एलन मस्क बनते हैं। मेरे पास बहुत सारे यूएस के क्लाइंट्स हैं, यूएस के लोग हैं जो मेरे से एडवाइस लेते हैं कि जो हाउस लिए वो सही है कि गलत है। Okay. Can vastu fix bad karma? 100%। यदि वो वास्तु चेंज करेंगे तो कर्मा चेंज हो सकते हैं। बुरे कर्मा भी गलत वास्तु के कारण ही होते हैं। Okay. Which politician or celebrity is suffering because of terrible vastu? किसी का नाम नहीं लेना चाहता मैंने बहुत सारे लोगों के काम किया हूँ। अमर सिंह साहब का मैं बहुत चाहता रहा और अनफॉर्चुनेटली वो चले गए, नहीं तो वो मुझसे बहुत बातें करते थे, बहुत सारी बातें बताई उन्होंने। मेरे पास जब चिराग पासवान जी का हाउस खाली होने की बात हुई तभी भी मेरे पास मैसेज आया था उनसे मिलने के लिए। तो बहुत सारे मैंने पॉलिटिशियंस के साथ रहा। पहले तो बहुत लोगों के काम किया, राजशेखर रेड्डी साहब के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन रहे, लेकिन ये है कि हर उस आदमी को जो सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वास्तु या नॉट ओनली वास्तु, लैंड जेनेटिक्स पे काम करना चाहिए। Okay. Can vastu help us go viral on Instagram? 100% वास्तु कैन हेल्प यू टू गो वायरल। Okay. What's one piece of vastu advice that even you don't believe in? जो लोग देते हैं बट आप बिलीव नहीं करते। कि साउथ और वेस्ट से एंट्री वाले घर गलत होते हैं। Okay. यदि आप पूरी दुनिया में जहां जहां घूमे देखेंगे द रिचेस्ट पर्सन विल बी साउथ फेसिंग इन साउथ फेसिंग हाउस। Okay. Have you ever been bribed to give fake vastu advice? Be मैनी honest. टाइम्स। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के लिए मैं काम कर रहा था, उनके लिए हेडक्वार्टर ढूंढना था। तो जो उनके ब्रोकर्स आते थे जो मुझे जगह दिखाने जाते थे, 4-4 5-5 बड़ी BMW मर्सिडीज में और बाउंसर्स के साथ आते थे और कार में बैठते थे। वो बिल्डर्स होते थे, कोई बड़े लोग होते थे, तो मुझे बोलते सर हाँ बोल दो 20 पेटी देंगे, सर हाँ बोल दो 50 पेटी देंगे। तो मैं उनसे बोलता था जो नहीं है उसको हाँ बोलने के लिए पैसे देना है आपको तो ऐसे दे दो, और जो हाँ बोलने वाला हूँ उसी के देना है
तो दे दो आप, लेकिन नई को मैं हाँ नहीं बोलने वाला। जो लैंड सही नहीं होगी उसको नहीं हाँ बोलने वाला। So true. Can changing a CEO's office direction actually boost company's profit? CMD, MD, CO 100% इनको लैंड जेनेटिक्स पे बेसिस पे ऑफिस बनाना चाहिए। और आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, आप वास्तु के आगे के एंगल देखना शुरू करो लैंड जेनेटिक्स के। Okay. Which Indian city has the worst Vastu energy? बहुत सारी सिटीज हैं। Name one. सिवनी करके एक जगह है मध्य प्रदेश में वो। Okay. Can Vastu predict stock market crashes? 100%। Vastu can predict stock market crashes. 100%। Okay. What happens if two people in the same house follow opposite Vastu rules? वास्तु इज ऑलवेज रिलेटिव, लैंड जेनेटिक्स इज ऑलवेज रिलेटिव। तो जब आप एक हाउस में होते हैं उसमें प्लेसमेंट होते हैं, सब एक जगह किचन होता है, 2-4 कमरे होते हैं, आंगन होता है, कुछ 4 ब्रदर होते हैं, 2 ब्रदर होते हैं, तो हर ब्रदर की किचन से रिलेटिव पोजीशन, आंगन से रिलेटिव पोजीशन, बोरहोल से रिलेटिव पोजीशन, सेप्टिक टैंक से रिलेटिव पोजीशन सबकी चेंज होती है। और जैसे चेंज होती तो मैंने जो आपको बोला, जो वो फोर्सेस हैं वो फोर्सेस का रूम्स में इन्फ्लो, या वो जहाँ सोते हैं या जहाँ खाते हैं उसमें इन्फ्लो चेंज होता है, और सेरिब्रल का उनका वो पार्ट अलग अलग पार्ट एक्टिवेट होते हैं जो उनकी लाइफ की डायरेक्शन अलग अलग कर देते हैं। Okay. If someone builds a house completely ignoring Vastu, what's the worst that can happen? सुसाइड। Okay, that's big. Would you dare to say Vastu is more powerful than any other thing existing in the world? Not vastu, land genetics Okay. will be the most powerful thing in the world, which can create anything, which can destroy anything. Okay. If Vastu can make or break leaders, did Rahul Gandhi lose elections because of bad land genetics? इसके चांसेस हो सकते हैं यदि उन्होंने ऑफिस बदले हो, यदि उन्होंने घर बदले हो, उनकी टीम ने कुछ ऐसा जो इम्पोर्टेंट, उनकी टीम के लोग हों जो उनके इम्पोर्टेंट एडवाइजर्स हो, जो की पर्सन्स हो, उन्होंने कुछ किया हो, तो डेफिनेटली वो चीज उनके करियर पे, उनके लिए और देश के लिए भी नेगेटिव हो सकती है। Okay. Which politician has the worst Vastu? ऐसा कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि सब पॉलिटिशियंस के घर देखा नहीं मैंने, Okay. लेकिन किसी किसी का ऐसा हो सकता है, क्योंकि यदि पॉलिटिक्स में कोई अचीव कर रहा है और आगे जा रहा है तो वर्स्ट वास्तु तो नहीं रहेगा, क्योंकि फॉलोअर बनाना इज वेरी टफ टास्क। Okay. Sushant Singh Rajput's flat. Vastu issue or something more? वास्तु इशू शुड बी देयर, बट Can be something more. Can be something there. Shah Rukh Khan's Mannat follows Vastu, but did it help him avoid controversy? शाहरुख खान का घर पैसे बहुत देगा क्योंकि नॉट डाउन है, अगेन इट इज लाइक अंबानीज हाउस, बट इट इज क्लोजर टू द समुद्र या दरिया, तो उसमें कंट्रोवर्सी जिंदगी भर रहने वाली उनकी। अच्छा. Did Salman Khan's legal trouble begin after moving into a certain house? नो, सलमान खान के हाउस के यदि वेस्ट में दरिया होगा, ये एक ना यूनिवर्सल बात है, यदि वो पूरा साउथ मुंबई देखिए आप, तो जिस जिस शहर में साउथ में पानी होगा, साउथ में हो वेस्ट में पानी होगा, वहां पर लीगल प्रॉब्लम्स, कुछ फैमिली इश्यूज, कुछ क्रेडिबिलिटी इश्यूज, ये सब रहते हैं हमेशा। Okay. Why do hospitals have the worst Vastu as so many people die in hospitals? In some hospitals it may happen, क्योंकि यदि उन्होंने सही लैंड देख के नहीं बनाया हॉस्पिटल, तो एज अ बिजनेस तो वो ग्रो कर सकते हैं, बट एज अ सोशल कंसर्न हो सकता है कि वहां पर डेथ रेट ज्यादा हो या वहां की रिकवरी रेट स्लो हो, वो सब हो सकता है। Okay. So, a Vastu friendly color you personally love? I love blue color. Okay. One plant that brings positivity? तुलसी। One thing people should remove from their homes immediately? Thorns. If you had to choose natural light or artificial light, what would it be? Anytime natural light. A Vastu tip you swear by for a peaceful sleep? South head करके। Okay. So yes, here we end. Thank you so much.
Deepak ji, it was Thank you very lovely much. to have you on our show. I'm sure our audience has learned a lot. They have taken a lot of valuable insights and information on land genetics, a newly introduced concept for our generation. But we hope we carry this ahead and a lot more generations in the future get to know about this. Till then, stay tuned for a lot more information and do watch our next episode. Thank you. Thank you very much.